तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीन नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप। एंड आज हम हमारी पहली किंगडम की डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था कि आर.एच. विटेकर साहब ने सन 1969 में दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 अलग अलग किंगडम्स में बांट दिया था। पहली किंगडम है किंगडम मोनेरा जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। दूसरी किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। तीसरी किंगडम है किंगडम फंजाई जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ज्यादातर मल्टीसेलुलर हैं, अपना खाना नहीं बना सकते एंड इनमें काइटिन की सेल वॉल है। चौथी किंगडम थी किंगडम प्लांट जिसमें ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना बना पा रहे हैं एंड इनमें सेल्यूलोज की सेल वॉल है। एंड पांचवी किंगडम थी किंगडम एनिमेलिया जिसमें सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड यहां पर ऑर्गेनिजम्स खुद खाना नहीं बना सकते, दे आर हेट्रोट्रॉफिक एंड यहां सेल वॉल भी नहीं पाई जाती, द सेल वॉल इज ऑल्सो एब्सेंट। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हमें 3 किंगडम्स को डिटेल में पढ़ना होता है। आज हम किंगडम मोनेरा की डिस्कशन शुरू करेंगे, देन किंगडम प्रोटिस्टा की एंड देन किंगडम फंजाई की। ये 3 जो किंगडम हैं इनके बारे में इसी चैप्टर में डिस्कशन एकदम एंड टू एंड रैप अप हो जाएगी। एंड चौथी जो किंगडम है किंगडम प्लांटे, उसके लिए अगला पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हम डिवोट कर रहे होंगे। एंड किंगडम एनिमेलिया जो है वो आपको अच्छे तरीके से पता है। एनिमल किंगडम की पढ़ाई आप कहां करेंगे, जूलॉजी में करेंगे, तो वो आपको मैम पढ़ा देंगी। ऑल राइट, चलो मेरे भाई, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिस सेशन, सुस्वागतम। आई होप आपकी सबकी एनर्जी जो है बहुत प्रॉपर है, आप सभी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं। इफ यस, एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए या फिर तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, जिससे आपकी एनर्जी आपके भाई तक पहुंच सके, वीपू भैया तक पहुंच सके एंड हम इस सेशन को स्टार्ट कर सकें, तोड़ फोड़ सकें। अब सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि किंगडम मोनेरा के अधिकतर पॉइंट्स आपको पहले से पता है। सर ये क्या बात हुई? जो हमारा पहला चैप्टर था मेरे भाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमारा पहला ही टॉपिक क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल। और आपको पता है कि दुनिया के जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो एक ही किंगडम में पाए जाते हैं, किंगडम मोनेरा में। यानी कि हम लोगों को मोनेरा के काफी सारे फीचर्स तो पहले से पता है, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर हैं, अगर आपने मुझसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ लिया है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। शुरू का इंट्रोडक्शन तो आपका यूं ही टिप्स पे हो रखा होगा। अब हमें क्या करना है? मोनेरा की गहराइयों में घुसना है। आपको पता है कि कार्ल वूज साहब ने अकॉर्डिंग टू 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या किया था? मोनेरा के 2 टुकड़े कर दिए थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब ये हमारे काम की चीज है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे? पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार कर लेते हैं, पहले एक और बार मोनेरा को, प्रोकैरियोटिक सेल को दोहरा लेते हैं एंड देन हम लोग यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया की डिटेल्ड डिस्कशन शुरू करेंगे। करेक्ट है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। आ जाओ, लगते हैं सीधा सीधा काम के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू मोनेरा। मुझे बताओ भैया, मोनेरा के मेन मेंबर्स कौन होंगे? मोनेरा की जान कौन है? मोनेरा का अभिमान कौन है? आन बान शान कौन है? सर बैक्टीरिया। क्योंकि मोनेरा एक ऐसी किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं एंड अधिकतर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ही कौन दुनिया में? सर बैक्टीरिया। तो पहली लाइन आप क्या लिखते हैं? पहली लाइन आप यहां पर ये लिखते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि बैक्टीरिया are the sole members, main members. Bacteria are the sole members of Kingdom Monera. किंगडम मोनेरा की आन बान शान जो है, जान जो है, वो कौन है? वो है आपके बैक्टीरिया। और एक बात आपको पता होगी बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया जो है लगभग हर जगह पाए जाते हैं। जहां आप सोच सकते हो वहां बैक्टीरिया मिलेगा, जहां आप नहीं सोच सकते वहां भी बैक्टीरिया मिलेगा। आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर क्या अभी इस वक्त कुछ बैक्टीरिया बैठे हुए होंगे? यस सर, बिल्कुल बैठे हुए हो सकते हैं। क्या आपके आसपास जो वातावरण है, क्या आपके आसपास जो हवा है, हो सकता है इस हवा में कोई बैक्टीरिया भी लहलहा रहा हो? बिल्कुल हो सकता है।
क्या मेरी ये जो पेन की टिप है इस पे कोई बैक्टीरिया बैठा होगा? बिल्कुल बैठा होगा। क्या हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में हेल्प कर रहे हैं? बिल्कुल, इन्हें हम गट बैक्टीरिया कहते हैं। आपने एक एड देखी होगी टीवी पर, याकुल्ट की एड, है ना? याकुल्ट करके एक सिरप सा आता है, कहते हैं कि खाना खाने के बाद अगर इसको पियोगे तो आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, यानी आप तो बैक्टीरिया पी भी रहे हो, राइट? तो वो जो बैक्टीरिया है क्या कर रहे हैं? आपके खाना पचाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके डाइजेशन को, आपके इम्यूनिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे दोस्त, आपकी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया है, आपकी बॉडी के बाहर भी बैक्टीरिया है, वातावरण में हवा जो है इसमें भी बैक्टीरिया है, पानी में भी बैक्टीरिया है, सॉइल में भी बैक्टीरिया है, लैंड में भी बैक्टीरिया है, हर जगह बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। यानी क्या इसे हम कॉस्मोपॉलिटन, यानी हम इसे हर जगह पाया जाने वाला कह सकते हैं? सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर आप एक बात लिख लीजिए, आप यहां पर बात लिख लीजिए कि बैक्टीरिया क्या थे? सोल मेंबर थे किंगडम मोनेरा के। अब ये जो बैक्टीरिया है दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर जगह पाए जाते हैं। तो ये शब्द आप एक और जगह इस्तेमाल करेंगे इसी चैप्टर में, फंगस के लिए भी। पहले बता रहा हूं, फंगस में भी सेम चीज आएगी, तो घबराना मत। बैक्टीरिया और फंगस दोनों हर जगह पाए जा सकते हैं, ठीक है? तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप जमीन से मुट्ठी भर के मिट्टी उठाएंगे तो उस मिट्टी में भी आपको 100 बैक्टीरिया दिख जाएंगे। तो आप ये बात लिख सकते हैं, इनफैक्ट अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, मुट्ठी भर मिट्टी जो है इसमें भी आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? 100 बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट अ हैंडफुल ऑफ सॉइल कैन हैव hundreds of bacteria, can have hundreds of bacteria। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, भैया ये हमारे आसपास तो हर जगह पर पाए जा रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, लैंड पे पाए जा रहे हैं, सॉइल में पाए जा रहे हैं, वाटर में पाए जा रहे हैं, हवा में पाए जा रहे हैं। मुझे ये बताओ मेरे भाई, ये जो बैक्टीरिया है क्या ऐसी जगह पर भी पाए जा सकते हैं जहां पे जीवन संभव ही नहीं है? बिल्कुल पाए जा सकते हैं। क्या आप एक ऐसी जगह पर रहना प्रेफर करोगे जहां पर चारों ओर खौलता हुआ पानी है? ऐसा पानी जो आपके हाथ पे गिर जाए, जिसके छींटे अगर आपके हाथ पे लग जाए तो आपका हाथ जल जाए, इतना खौलता हुआ पानी। उस गीजर में बैठकर भी कुछ बैक्टीरिया बल्ले बल्ले कर रहे हैं। वो बैक्टीरिया अलग टाइप के हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत प्रेशर में भी जी सकते हैं, यानी उनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी वजन भी है तो भी वो आराम से सरवाइव कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एसिड के बीच में भी भंगड़ा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो बैक्टीरियाज हैं इन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, या हम इन्हें कहते हैं खतरों का खिलाड़ी। और इनका सबसे प्रॉपर जो एग्जांपल है वो है आर्की बैक्टीरिया, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमोफिल्स। एक्सट्रीमोफिल्स, इनको खतरों से खेलने का शौक है, ये खतरों के खिलाड़ी हैं, इनको खतरा जो है बहुत ज्यादा पसंद है। इस प्रकार के जीव हैं। एक्सट्रीमो का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमो का मतलब होता है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप चले गए हो, यानी बहुत हार्श, बहुत गंदा। ऐसे एटमॉस्फेयर में भी ये आराम से रह सकते हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर को भी ये क्या करते हैं? प्यार करते हैं। यानी इनको खतरों से प्यार है, खतरे इनको पसंद हैं, इसीलिए इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा गया है। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं। तो बैक्टीरिया नॉर्मल इलाकों पे तो हर जगह मिल ही रहे हैं, एबनॉर्मल इलाकों पे भी मिल रहे हैं। देयरफॉर आप कह सकते हैं, देयरफॉर बैक्टीरिया आर वेरी अबंडेंट। हर जगह देखने को मिल जाएंगे, इतने अबंडेंट हैं, कहीं पे भी हाथ मारोगे एक आधा बैक्टीरिया आपको मिल ही जाएगा। इतने ज्यादा ये अबंडेंट होते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आपको दो बातें लिखवाई हैं। सबसे पहली बात कि मोनेरा किंगडम का सबसे मेन मेंबर कौन है? बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ही क्या है? आपके प्रोकैरियोट्स के कर्ता धर्ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने कही कि ये बैक्टीरिया दुनिया के हर कोने में आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपकी अच्छी जगहें हो, चाहे बहुत खराब जगहें हो, हर जगह ये देखने को मिल जाएंगे, यानी नॉर्मल कंडीशंस में भी और हार्श कंडीशंस में भी। देयरफॉर इनको हमने कॉस्मोपॉलिटन या बहुत ज्यादा अबंडेंट कह डाला। दोनों की दोनों बातें आपकी एक जैसी ही हैं, सेम सेम सी हैं। ये बातें आपको समझ में आई?
बिल्कुल सर, आनी चाहिए। अब मेरे भाई हमने एक आर्टिकल पढ़ा था चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, वहां हमने देखा था कि बैक्टीरिया की 4 कॉमन शेप्स होती हैं। क्या ये चारों की चारों शेप्स हमको याद हैं? क्या इनकी शक्लें हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर। पहली जो शेप है इसका नाम था कोकस, और कोकस होती है कैसी? गोलू मोलू गोल मटोलू। दूसरा जो था ये था आपका बेसिलस, और बेसिलस कैसी होती है? बेसिलस होती है गुरुजी रॉड जैसी, बल्ले जैसी। और इस बल्ले बल्ले में यहां पर हमने एंडोस्पोर भी बनाया था। ये आपको मैं लेबल करके आज फिर दिखा दूंगा। तीसरा जो आपका शेप था ये था कॉमा शेप, जिसको हम क्या कह रहे थे? विब्रियो कह रहे थे, जैसे विब्रियो कॉलरी। तो यहां पर एग्जांपल्स भी हम लिख चुके थे पहले चैप्टर में, सिर्फ अभी हल्की फुल्की शेप्स बना लो, ये हो जाएगा आपका कॉमा। एंड चौथा जो था ये था आपका स्पाइरिलम। ये था आपका क्या? स्पाइरिलम। तो स्पाइरिला जो होगा ये कैसा होगा? स्पाइरल होगा, यानी स्प्रिंग जैसा होगा। और इसके एंड्स पे क्या लगे हुए थे? गुरुजी आपने बताया था इसके एंड पे फ्लैजेला लगे हुए थे। यानी दो चीजों को आप लेबल भी कर सकते हो। ये जो आपके स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर के साइड में लगी हुई चीजें हैं ये क्या हैं? ये आपके फ्लैजेला हैं। एंड यहां पर ये जो आपको गोलू मोलू स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? एंडोस्पोर है। फटाफट बता दो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में लिखवाया था ये एंडोस्पोर किस केमिकल का बना हुआ होता है? ये एंडोस्पोर बना होता है सर कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का। ये बात आप लिख चुके हैं, दोबारा भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का ये बनता है। ये बात हमें पहले से पता है। ये 4 शेप्स हमारी एकदम क्लियर हैं सर, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है सर, नो परेशानी नो दिक्कत। अब हम थोड़े मेन टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं। ये तो ऐसी बातें हैं जो हमें पहले से पता थी, बस हमने लिख लिया अपने मन की तसल्ली के लिए। नाउ देयर आर सम थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उनको एक बार देख लीजिए। जो बैक्टीरिया है ना, क्या ये दुनिया के सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं? सर इनके पास कुछ भी नहीं है ना। इनके पास ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ना इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ये तो बहुत ही सिंपल टाइप के हैं, इसीलिए फुचुक करके डिवाइड कर जाते हैं। बहुत आसानी से अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर सकते हैं। यस, तो मेरे भाई ये बहुत सिंपल है, इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल है, इनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या ये बैक्टीरिया अकेला एक सेल अपने सारे के सारे काम कर लेता है? क्या ये बैक्टीरिया खुद के लिए खाना भी जुटाता है? बिल्कुल सर। क्या ये बैक्टीरिया खुद के लिए एनर्जी भी बनाता है? बिल्कुल सर। क्या ये बैक्टीरिया जो है अदर प्रोसेसेस भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है? बिल्कुल। क्या ये बैक्टीरिया अपनी एक्सक्रीशन का भी ध्यान रखता है? बिल्कुल। यानी कहने के लिए ये सिर्फ एक सेल है, लेकिन इसके अंदर वो सारे काम हो रहे हैं जो आपके अंदर हो रहे हैं। भाई आप रेस्पायर कर रहे हो, ये भी रेस्पायर कर रहा है मीजोजोम के थ्रू, है ना। आप अपनी एनर्जी का ध्यान रख रहे हो, ये भी एनर्जी का ध्यान रख रहा है। आप अपने लिए खाना खोज रहे हो, ये भी खाना खोज रहा है। आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, ये भी रिप्रोड्यूस कर रहा है। आप में अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, इसमें भी खुद की बॉडी के हिसाब से ठीक ठाक मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। यानी ये बैक्टीरिया दिखने में सिंपल है, लेकिन मेटाबॉलिकली इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ही भयंकर है। ये ऐसे ऐसे काम भी कर सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। दुनिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का जो वरदान है वो कुदरत ने सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स को दिया है। दुनिया में कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है प्रोकैरियोट्स के अलावा जो नाइट्रोजन फिक्स करता हो। आप जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले एजेंट्स का नाम सुनेंगे, चाहे वो एनाबिना हो, नॉस्टॉक हो, ऑसिलेटेरिया हो, राइजोबियम हो, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ही तो है। यानी बैक्टीरिया वो सारे काम करता है जो आप कर सकते हो। इनफैक्ट बैक्टीरिया वो भी कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स बीइंग व्हेन इट कम्स टू मेटाबॉलिज्म। यानी इसके चिंदी से सेल में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो मेटाबॉलिकली कॉम्प्लेक्स है ये। स्ट्रक्चर सिंपल, मेटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स। बाहर से दिखे सिंपल, अंदर पूरी की पूरी फैक्ट्री लगा रखी है, हर चीज की दुनिया बसा रखी है। यस, आ जाओ मेरे भाई, इसी बात को शुद्ध हिंदी में यहां पर लिख लेते हैं, है ना। शुद्ध हिंदी बोल के अभी अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। तो मेरे भाई यहां पर आप लिख सकते हो दैट प्रोकैरियोट्स have simple structure. Prokaryotes have simple structure, but they are metabolically very complex. They are metabolically very complex.
यानी इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी नहीं कर पा सकते। तो एनसीईआरटी की एक लाइन लिख लीजिएगा मेरे दोस्त नीचे, आप नोट बना करके, कि प्रोकैरियोट्स हैव वेरी हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, वेरी हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है आपके प्रोकैरियोट में खूब है, अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शन ये दिखाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, एक लाइन ऐसी है जो पेपर में पूछी जाती है, जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, आराम से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। बैक्टीरिया में हर प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। एक रफ बात लिखवा रहा हूं, यहां पर देखिएगा। मैंने आपको कहा कि भैया 5 किंगडम होती हैं दुनिया में अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर साहब। ये आपकी 5 किंगडम है। ये आपकी मोनेरा, ये प्रोटिस्टा, ये फंगस, ये प्लांट, ये एनिमल। ऑर्गेनिजम्स को देखो मेरे भाई, क्या एनिमल अपना खाना खुद बना सकता है? नहीं सर। इसका मतलब ये क्या है सर? हेट्रोट्रॉफिक है। अगर हेट्रोट्रॉफिक है, खुद का खाना नहीं बना सकता, तो कुछ एनिमल पैरासिटिक भी हो सकते हैं, है ना, जैसे लीच वगैरह होते हैं, किसी और की बॉडी पे चढ़ के खून चूसते हैं, पैरासिटिक होते हैं। या मेरे भाई गला सड़ा मैटर भी खा सकते हैं, या आपके क्या हो सकते हैं? सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। यस गुरुजी, होने को सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, हमारे जैसे भी हो सकते हैं, होलोजोइक भी हो सकते हैं, खाना गटक सकते हैं, खाना बॉडी में जाने के बाद पचा सकते हैं, यानी ये हेट्रोट्रॉफिक है और किसी प्रकार का न्यूट्रिशन इनमें नहीं है। प्लांट की अगर आप बात करो तो प्लांट खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो क्या ये ऑटोट्रॉफिक है? बिल्कुल, सिर्फ इसी प्रकार का न्यूट्रिशन है और कोई न्यूट्रिशन यहां नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फंगस। फंगस भैया खुद का खाना नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉफिक हैं, या तो गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेंगे यानी सेप्रोफिटिक होंगे, या फिर भैया किसी और की बॉडी में घुस के खाना खाएंगे, पैरासिटिक होंगे। इसमें भी वही हाल है जो लगभग आप कह सकते हो एनिमल में था। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी नहीं है। अगर आप बात करें प्रोटिस्टा की, तो ये खाना बना भी सकते हैं, खाना नहीं भी बना सकते, यानी हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। करेक्ट है। अब मोनेरा की अगर आप बात करो तो मोनेरा में अगर आप देखोगे, मोनेरा जो है, इसके ऑर्गेनिजम्स यानी जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये खाना बना सकते हैं लाइट को यूज करके भी, यानी फोटोसिंथेटिक, इनऑर्गेनिक केमिकल को यूज करके भी, यानी कीमोसिंथेटिक। खाना अगर नहीं बना पा रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, तो मेरे दोस्त ये हो जाएंगे आपके सेप्रोफिटिक एंड मेरे दोस्त आपके पैरासिटिक। एंड इसके अलावा जो बैक्टीरिया है ना, ये दोस्ती कर सकते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म से भी, ले दे के भी काम निकाल सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की और फंगस की दोस्ती जब हो जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी की एंड फंगस की, तो आपका लाइकन बन सकता है, यानी ये सिम्बायोसिस भी दिखा सकते हैं। यानी इनमें लगभग हर प्रकार का न्यूट्रिशन जो आपने जीवन में सुना है आज तक, वो पाया जाता है। तो मोनेरा से ज्यादा न्यूट्रिशनली डाइवर्स और कोई है ही नहीं। मोनेरा से ज्यादा न्यूट्रिशनली डाइवर्स और कोई नहीं है मेरे दोस्त। यस, इससे ज्यादा न्यूट्रिशनली डाइवर्स कोई नहीं है। तो आप नीचे एक और नोट बना सकते हो कि प्रोकैरियोट्स हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। ये न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी दिखाते हैं, अलग अलग तरीकों से अपने लिए खाना भी जुटाते हैं। सो दे हैव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी ऑल्सो मेरे भाई। तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी को कर लीजिए अंडरलाइन, और कुछ न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, हाथ की हाथ वो लिख भी लीजिए। जैसे 2 मेन आपके टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक खाना बना सकता है, एक खाना नहीं बना सकता। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। तो सबसे पहले तो इन्हीं में क्लासिफाई कर लेते हैं। ज्यादातर जो बैक्टीरिया है, बताइए कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक? कल लिखवाया था। दुनिया में ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ये मोस्टली, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ये मोस्टली। एंड बचे हुए कुछ जो हैं साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये खुद का खाना बना सकते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक की जगह ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक के बगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? सम। तो ज्यादातर जो है खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, कुछ ऐसे हैं जो खुद का खाना बना सकते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी भैया अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल होनी चाहिए। तो हेट्रोट्रॉफिक में भी अगर आप देखेंगे तो ये हो सकते हैं सेप्रोफिटिक, तो ये हो सकते हैं सेप्रोफिटिक। और मेरे भाई अगर आप देखेंगे पैरासाइट, तो ये आपके कंपैरेटिवली
कम होते हैं। तो सेप्रोफिटिक ज्यादा होते हैं, पैरासिटिक कंपैरेटिवली क्या होते हैं आपके, कम होते हैं। ये भी आपने देख लिया। एंड मेरे भाई यहां पर अगर आप देखें ऑटोट्रॉफिक में, तो ऑटोट्रॉफिक भी दो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी दो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं मेरे भाई? ऑटोट्रॉफिक भी दो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक में आप सनलाइट को यूज करके खाना बना रहे हो, और सनलाइट का मतलब होता है फोटो, तो आप कह सकते हो फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक यानी आप सिंथेसिस कर रहे हो किसकी, खाने की। किसको यूज करके? फोटो को यूज करके, यानी सनलाइट को यूज करके। तो आप यहां लाइट एनर्जी से खाना बना रहे हो। एंड यहां दूसरा अगर आप देखें तो इसको आप कहते हैं कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक, करेक्ट। ये जो कीमोसिंथेटिक है, इसमें कीमोजी का मतलब क्या होता है? कीमोजी का मतलब है यहां पर इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल को ऑक्सीडाइज करो और एनर्जी ले लो। इनके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, अभी तो आपका शुरू भी नहीं हुआ है टॉपिक, अभी तो सिर्फ बेसिक बेसिक बातें मैं बता रहा हूं। तो कीमोसिंथेसिस में कीमो का मतलब है इनऑर्गेनिक केमिकल्स। देखो कीमो में केमिकल का साउंड आ रहा है, और फोटो का मतलब ही होता है लाइट। तो लाइट से भी खाना बना सकते हो, लाइट से जो एनर्जी आ रही है, और आसपास जो केमिकल्स पड़े हैं उनको भी ऑक्सीडाइज कर करके खाना बना सकते हो। दूसरा, गले सड़े मरे मैटर पे भी ग्रो कर सकते हो, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे भी ग्रो कर सकते हो, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर या उसके सरफेस पे बैठकर भी ग्रो कर सकते हो। तो सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक भी हो सकते हो। यह बात आपने जानी। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई तो मुझे एक बार झटपट बताइए, फटफट बताइए, मैं रिवीजन करवा देता हूं एंड फिर आपको आगे लेके चलता हूं। यहां तक की बात समझ में आ गई है तो मैं रिवीजन करवा देता हूं मेरे भाई, एंड फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा। कुछ और बातें हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो आपको पहले से पता है कि यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका नाम है प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पिछड़ा हुआ, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यहां मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, साइज इनका यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ये डिवाइड जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि इनके सेल में कोई बहुत ज्यादा मटेरियल है ही नहीं, कोई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है ही नहीं। तो ये चुटर पुटर चीजें हैं जो आपको पहले से पता है, इसीलिए इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया बैक्टीरिया जो है ये आन बान शान है किंगडम मोनेरा की, इसीलिए इन्हें सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कहा। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी ये हर जगह पर पाए जा सकते हैं। ऐसी जगह जहां पर जीवन संभव है वहां तो बैक्टीरिया देखने को मिलेगा ही। आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के ऊपर, हवा में, पानी में, लैंड में, हर जगह बैक्टीरिया मिलेगा। लेकिन ऐसी जगह भी एक्सट्रीमोफाइल्स मिलते हैं, आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं, जहां आप सोच भी नहीं सकते। बहुत हाई प्रेशर पे, बहुत ज्यादा बेसिसिटी में, बहुत ज्यादा एसिडिटी में, बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर पे, बर्फ की ढेलियों के नीचे दबे हुए मिल जाएंगे, कहीं एकदम 100 डिग्री में बल्ले बल्ले करते हुए दिख जाएंगे। अलग अलग शौक पाल रखे हैं मेरे भाई, खतरों से खेलना इनका शौक है, इसीलिए इन्हें बहुत अबंडेंट भी कहा। ये हर जगह देखने को मिल सकते हैं। 4 इनकी शेप होती हैं, खा खाकर गोले मोले हो गए हैं तो इन्हें कहा जाएगा कोकस, बल्ले जैसे बैट जैसे हो गए हैं तो इन्हें कहा जाएगा बैसिलस, कॉमा जैसे है तो नाम हो जाएगा विब्रियो, और स्पाइरल है अगर, स्प्रिंग जैसे है तो नाम हो जाएगा स्पाइरलम। अब मेरे दोस्त मैंने आपको बताया कि ये जो बैक्टीरिया है इनका स्ट्रक्चर तो होता है सिंपल, यानी ये दिखने में सिंपल है क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं, ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ना कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। लेकिन मेरे भाई काम ये बहुत कर सकते हैं, सो मेटाबॉलिकली जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ऐसा कहा गया कि प्रोकैरियोट्स में बहुत ज्यादा हाई लेवल की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, एंड न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी। ज्यादातर जो बैक्टीरिया है ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कुछ चुनिंदा बैक्टीरिया ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो इन चारों न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको एनसीईआरटी की सैर करा के लाता हूं अबाउट द इंट्रोडक्शन, सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन है ना, बाकी जो है नीचे का पार्ट आर्की बैक्टीरिया वो भी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व मत करना अभी। बैक्टीरिया मैंने बताया, बैक्टीरिया जो हैं दे आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, एकदम चहीते मेंबर्स हैं मोनेरा के। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर जगह पर देखने को मिलते हैं, इतनी ज्यादा इनकी अबंडेंस है। इनफैक्ट हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपके हैंडफुल ऑफ सॉइल में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। मिट्टी अगर आप उठाएंगे मुट्ठी में भर के, उसमें ही आपको 100 बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी देखने को मिल सकते हैं जहां और कोई ऑर्गेनिज्म बहुत मुश्किल से पाया जाता है, जैसे हॉट स्प्रिंग में, हॉट स्प्रिंग यानी खौलते हुए पानी में, डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में, स्नो में, एंड डीप ओशंस में यानी बहुत ज्यादा प्रेशर में। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आर्की बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा आपको, अगला टॉपिक है, देखना कहां कहां पाए जाते हैं।
तो ये जो है लोगों के अंदर और लोगों के ऊपर भी पाए जा सकते हैं पैरासाइट, ये बात भी मैं लिखवाऊंगा। अभी के लिए बस आपने समझ लिया था कि पैरासाइट मतलब जो किसी और पे बोझ बन के जीते हैं, है ना। 4 इनके अलग अलग प्रकार की शेप होती है मेरे दोस्त। स्फेरिकल है गोल मटोल तो कोकस कह दिया, रॉड शेप है तो इनको बेसिलस कह दिया, कॉमा शेप है तो इनको विब्रियो कह दिया, एंड स्पाइरल स्प्रिंग शेप है तो इनको स्पाइरलम कह दिया। स्पाइरलम के एंड पे फ्लैजेला लगे हुए हैं और यहाँ पर एंडोस्पोर लगा हुआ है कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का इन द बेसिलस। ये हम पहले से जानते हैं, सारी बातें हमारी डन डनाडन टन टनाटन है। मैंने आपको बताया बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है, इसके पास कुछ है ही नहीं बहुत ताबड़तोड़। तो स्ट्रक्चर इसका सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसका क्या है, बिहेवियर है यानी मेटाबॉलिज्म है। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस दिखा सकता है ना। कुछ बैक्टीरिया ऐसे है, सिर्फ कुछ, जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं यानी ऑटोट्रॉफिक है ना। तो लाइट को यूज करके भी खाना बना सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक, केमिकल को यूज करके भी खाना बना सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो बैक्टीरिया है, ज्यादातर जो बैक्टीरिया है दुनियादारी में, ये आपके हेट्रोट्रॉफिक हैं, या तो गले सड़े मरे मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं यानी सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, और ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जा सकते हैं यानी पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इतनी बात हमारी हो गई है, चमकी या नहीं एक बार फटाफट बताइए, ये लिख डालिए इन द चैट सेक्शन। उसके बाद मैं आपको आर की बैक्टीरिया की सैर कराता हूं। आर की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी करने के बाद, फिर हमारा मेन टॉपिक जो बचेगा दैट इज द डिस्कशन ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया काफी बड़ा टॉपिक है, आर की बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं है। आर की बैक्टीरिया में एनसीईआरटी में 4 लाइनें हैं, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आर की बैक्टीरिया को, है ना। करेक्ट, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आ जाओ। आर की बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया जो है दुनिया में बहुत पहले आए थे, बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। आर की का मतलब बहुत पहले आए थे, पुराने टाइम के। तो दे आर वेरी ओल्ड बैक्टीरिया, वेरी ओल्ड बैक्टीरिया। बाकी जो बैक्टीरिया दुनिया में है उनके दादा परदादा है आर की बैक्टीरिया, है ना, बहुत पुराने, वेरी ओल्ड बैक्टीरिया। ये जो है आपके आर की बैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इनको अभी क्या कहा था, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमो का मतलब होता है एक्सट्रीम कंडीशन यानी हार्श कंडीशन, एंड फाइल का मतलब क्या होता है, प्यार करना। तो ये खतरों से प्यार करते हैं, जैसे आप भी एक्सट्रीमोफाइल हो, खतरों से प्यार करते हो, नीट का एग्जाम की तैयारी करने आ गए, ये भी किसी खतरे से कम थोड़ी है, ऑब्वियसली बहुत टफ एग्जाम है, इनको भी टफनेस पसंद है, ये भी एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। इनको हम प्यार से क्या कह देते हैं, खतरों का खिलाड़ी। इनको हम कह देते हैं खतरों का खिलाड़ी, राइट। बैक्टीरिया के अक्षय कुमार हैं, रोनाल्डो बनेंगे, मौसी बनेंगे, खतरों का खिलाड़ी बनेंगे, है ना। मौत को ऐसे हाथ पे रख के घूमते हैं, हाथ है भी नहीं इनका, एक ही सेल है, फिर भी दंगा पंगा करते रहते हैं, सारे दिन कुछ ना कुछ अड़ंग सड़ंग चीज करते ही रहेंगे। सो दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। तो ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, है ना। जैसे इनके एग्जाम्पल्स में लिख देता हूं कि भैया एक्सट्रीमोफाइल्स में कर क्या सकते हैं। जैसे पहला जो आपका बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, इसका नाम है थर्मो एसिडोफिल। थर्मो एसिडोफिल। अब थर्मो एसिडोफिल में भैया आपको फिल का मतलब तो पता है, प्यार करना। थर्मो का मतलब क्या होता है, सर थर्मोमीटर से तो हम हमारा तापमान नापते हैं जब हमें बुखार हो जाता है, तो एग्जैक्टली थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। और एसिडो का मतलब क्या होता है, एसिडो मतलब होता है एसिड यानी ऐसा इलाका जहां पीएच काफी कम हो। भाई 7 से कम पीएच है तो एसिड बोलोगे, 7 से ज्यादा पीएच है तो बेस बोलोगे, 7 को न्यूट्रल बोलोगे। तो कम पीएच है तो एसिड हुआ ना, तो पीएच कम होना चाहिए। तो तापमान हो ज्यादा और पीएच हो कम, ऐसे बैक्टीरिया यहां पर पाए जा रहे हैं। कहां पर, हॉट स्प्रिंग्स में। तो ये जो थर्मो एसिडोफिल्स है, दे लिव इन हॉट एसिडिक स्प्रिंग्स। हॉट एसिडिक स्प्रिंग्स, पानी बह रहा है, लेकिन पानी नहीं, आप ये मान लीजिए तेजाब बह रहा है। तेजाब बह रहा है मेरे दोस्त। यहां पर टेम्परेचर इतना है कि आप झेल भी ना पाओ, मतलब कि 80 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है, 100 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है ये तापमान। इतना तापमान भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी खौलने लगता है, उबलने लगता है। सोच के देखो, उतने ज्यादा गर्म पानी में आराम से बैठे हुए हैं, है ना, बात ले रहे हैं। हाँ, आज तो पानी ठंडा है, शिकायत और कर रहे हैं, गीजर चला नहीं है क्या भाई साहब? हाँ, अभी खौलाते हैं मेरे भाई तुमको। और एसिडिटी, इतनी एसिडिटी मेरे भाई,
अगर आप लैब में गए हो, आप सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या HCl से रिएक्शन कर रहे हो और आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड है, तो आपको लैब में सलाह दी जाती है कि आप ग्लव्स पहनिए, आप स्पेक्स पहनिए, आप जूते पहनिए, चप्पल में एक्सपेरिमेंट मत करिए, क्योंकि इसकी एक बूंद भी अगर आपके पैर पे गिर गई तो जहां वो बूंद गिरेगी पैर को चीरती हुई निकल जाएगी, पैर जल जाएगा, झुलस जाएगा। वहां पर उन कंसंट्रेटेड एसिड्स का जो पीएच है 2 के आसपास होता है मेरे भाई। 1 से 2 पीएच को तो ये कुछ समझता ही नहीं है बैक्टीरिया। इसमें तो इसके तो कुल्ले कर रहा होता है ना, एसिड मुंह में लेकर गुड़ 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 गुड़। अरे इससे तो दांत चमका रहा है मेरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं है इसके लिए। इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना इसको खतरों से खेलने का शौक है। गर्म पानी, खौलता तेजाब इसके लिए कुछ भी नहीं है। इसे हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल। नाम से ही समझ में आ गया कि ये कहां रहता है, इसका घर कहां है, हाई टेम्परेचर और लो पीएच के पास। दूसरा जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट से मैं कहता हूं बैरोफिल। अब आपने बैरोफिल का नाम पक्का सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूं। बैरो का मतलब होता है प्रेशर, क्योंकि बैरोमीटर एक ऐसा मीटर है जो चीजों का प्रेशर नापता है ना। तो इसे हम कहते हैं बैरोफिल, यानी प्रेशर लविंग बैक्टीरिया। ये कहां रहते हैं, ऐसे इलाके में जहां प्रेशर हो, प्रेशर लविंग बैक्टीरिया है ना। बहुत डीप रहते हैं समंदर में, तो इन डीप ओशन रहते हैं, इन डीप ओशन। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। बहुत गहराई पे रहेंगे तो ऊपर पानी जो है वो नीचे की साइड प्रेशर लगा रहा होगा, तो हाई प्रेशर में ये पाए जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, वो आप कह लीजिए हेलोफाइल। हेलो, हाय, ये वो वाला हेलो नहीं है। हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। सॉल्ट, ये नाम कैसे पड़ा, सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ सभी फटाफट। सॉल्ट कैसे बनता है सब लोग बताइए फटाफट। भैया सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के मिलन से। ये है आपका एसिड, ये है आपका बेस, इसके पास OH ग्रुप है, ये है आपका बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर मेरे दोस्त H और OH मिलकर के पानी बना लेंगे और ये NaCl जो है ये आपका सबसे कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, NaCl आपका कॉमन सॉल्ट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा मेरे भाई, आराम से बन जाएगा। तो यहां पर जो Cl है ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, कौन है, हेलोजन है ना। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है मेरे भाई, हेलोजन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेलोजन की वजह से सॉल्ट को हेलो बोला गया। NaCl जो है इसमें Cl इज अ हेलोजन, यहां से हेलो शब्द का हमने इजाद किया है। ठीक है, ऑल राइट एवरीवन। तो यहां पर ये जो बैक्टीरिया है कैसे होंगे, दे आर गोइंग टू बी सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। ये सॉल्टी इलाकों में पाए जाएंगे, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। खारा खारा पानी इनको पसंद है, नमकीन पानी इनको पसंद है, नमक में ये पाए जाएंगे, नमक में ही रहेंगे, नमकीन रोटी खाएंगे सारे दिन, बीकानेरी भुजिया खाएंगे। ऑल राइट, चौथा अगर आप देखें यहां पर तो आपका हो जाता है मिथेनोजन। मिथेनोजन नाम में अगर आप घुसना सीख गए मेरे भाई, 3-4 शीशियां तेल की तो लगेंगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मिथेनोजन में नाम में घुस जाओ मेरे भाई। नाम में क्या रहा है, मीथेन, मीथेन माने CH4, ये है आपकी मीथेन। और जन का मतलब क्या होता है, जनरेट करना यानी बनाना। तो मीथेन जनरेट हो रहा है यहां पर। तो ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस बना पाए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिथेनोजन। दे लिव इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज क्या होते हैं, मार्शी एरियाज जहां पे ऑक्सीजन कम होता है। दे लिव इन मार्शी एरियाज, ऑक्सीजन यहां पर नहीं देखने को मिलता, कम देखने को मिलता है। दे लिव इन मार्शी एरियाज एंड मेक मीथेन गैस, एंड दे मेक मीथेन गैस। इसी को हमने क्या कह दिया, मिथेनोजन कह दिया। और ये कहां पर रहते हैं मेरे दोस्त, और ये कहां पर रहते हैं, एक और पॉइंट लिखिए, दीज बैक्टीरिया are also found, these bacteria are also found in गट ऑफ रूमिनेंट। एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। किसके एलिमेंट्री कैनाल में, रूमिनेंट के एलिमेंट्री कैनाल में। ऐसे जानवर जो घास खाते हैं
उनके एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे कि कौन कौन हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर गाय हो जाएगी, भैंस हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, रूमिनेंट हो जाएंगे। इनमें कौन पाया जाता है, इनके गट में, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन पाया जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में कौन पाया जाएगा, आपका मिथेनोजन पाया जाएगा। अगर ये मिथेनोजन पाया जा रहा है गट में, तो मेरे भाई जब गाय भैंस घास खाएंगी और उस घास का थोड़ा बहुत डाइजेशन होगा तो उसके बाद क्या करेंगी, बीन तो बजाएंगी नहीं, गोबर ही करेंगी। उस गोबर में भी ये बैक्टीरिया निकल करके आ जाते हैं, है ना। कई बार गोबर का प्रेशर इतना धांसू होता है कि गोबर के साथ ही झटके से बैक्टीरिया भी गोबर में ही मिक्स होकर बाहर आ जाते हैं, हमेशा ही आते हैं। अब इस गोबर को जब आप ट्रीट करोगे गोबर गैस प्लांट में, बायोगैस प्लांट में, तो ये जो बैक्टीरिया है ये वहां पर क्या करेंगे, गोबर को और अच्छे तरीके से प्रोसेस करेंगे एंड मीथेन गैस बनाएंगे। यानी गोबर गैस बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गोबर गैस में मेन गैस कौन है, मीथेन ही तो है। तो मीथेन गैस बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये मिथेनोजेंस, राइट। सो दीज बैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इन गट ऑफ ruminant. They help in making बायोगैस और गोबर गैस फ्रॉम गोबर गैस फ्रॉम गोबर। तो गोबर जो है वो खाली नहीं जाना चाहिए, इससे भी गोबर गैस निकाल ली जाती है। बायोगैस प्लांट में गोबर जो है उसको डाला जाता है बेसिकली एक प्लांट के अंदर, बायोगैस प्लांट के अंदर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर बेसिकली क्या होता है, ये बैक्टीरिया मीथेन गैस जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चल टाइपिंग मिस्टेक क्या हो गई भाई, कौन सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक। कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ठीक कर लेना, आप तो समझदार हो ही, अब मेरे को ढूंढनी पड़ेगी कहां है भाई। अच्छा मिथेनोजन कर लेना यार, है ना, इतना तो छोटी मोटी स्पेलिंग आप कर लोगे, बहुत समझदार आदमी हो, बड़े आदमी हो यार, छोटी बातचीत नहीं करेंगे। अभी देखो गोबर से भटका दिया ना तुमने मेरे को, इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी, तुम्हारे लिए स्टार्टअप प्रोजेक्ट हो सकता है, तुम भी आगे चल के गोबर मैन ऑफ इंडिया बन सकते हो, क्रांतिकारी बन सकते हो। गोबर से इतनी एनर्जी बनाओ, इतनी एनर्जी बनाओ कि भैया आसपास के लोगों की बहनों की शादी में जो डीजे बजे वो गोबर गैस की एनर्जी से बज रहा हो। इतना ज्यादा आपका शार्प माइंड होना चाहिए, ध्यान एकदम केंद्रित होना चाहिए कंटेंट के ऊपर कि मैं कहां से क्या बना लूं, कहां से क्या निकाल लूं भाई मैं। तो आज के बाद सड़क पे कहीं गोबर पड़ा हुआ दिख जाए तो उसको छोड़ना मत, अपने घर में लाकर रख लेना, छत पे चिपका लेना मेरे भाई, उसका उपला बना करके, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, कब लाइट चली जाए रात को पढ़ते पढ़ते। तुम तो स्ट्रगल स्टोरी भी नहीं सुना पाओगे भाई, मैं तो ताऊ की बीड़ी के नीचे बैठ के पढ़ा था उसी की रोशनी में, है ना, मैं तो अगरबत्ती के नीचे बैठ के पढ़ा था, धूप बत्ती के नीचे पढ़ा था। तुम बोलना मैं गोबर का उपला जलाता था, उसके नीचे बैठ के पढ़ता था बिंदास एकदम, है ना। और साथ ही साथ बैक्टीरिया को बोल देता था जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक गोबर गैस बनाओ, उससे मैं लट्टू जला लूंगा, साइड में रखा हुआ लैंप जला लूंगा, जिससे कि मुझे अंधेरे में ना पढ़ना पड़े, है ना। तो अपनी स्ट्रगल स्टोरी का जो है विनाश कर दो यहीं पर, एक क्रांतिकारी बनो, इस गोबर से देश में क्रांति लेकर के आओ और खूब एनर्जी बनाओ मेरे भाई, है ना। और हाँ एक बात मैं बता रहा हूं, खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी, कहीं सोचो बहुत एनर्जी है ना, एनर्जी की कमी हुई तो चटका ही लिया, नहीं मेरे दोस्त, है ना। गोबर गैस जो है इसको अच्छे से बनाने के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है, जो कि मैं आपको 12th क्लास की माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए गलती ना करें और आराम से इस टॉपिक को देखें, ठीक है मेरे दोस्त। तो अलग अलग प्रकार के हमने बैक्टीरिया देखे, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया जाने, एक आधा और देख लेते हैं, जैसे हमने कहा साइक्रोफिल। साइक्रोफिल क्या होते हैं, साइक्रोफिल माने, साइक्रो का मतलब क्या होता है, कम तापमान, इन्हें क्रायोफिल भी कह सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन यानी बहुत कम टेम्परेचर पे चीजों का प्रिजर्वेशन करना, तो यहां पे तापमान काफी कम है, तो ये कम तापमान वाले इलाकों में, बर्फ वगैरह में, स्नो वगैरह में पाए जा सकते हैं, आराम से वहां पर रह सकते हैं, है ना। जो आपका बेस पे पाए जाते हैं उन्हें क्या कह दिया जाएगा, उनको कह दिया जाएगा अल्कलोफिल। अल्कलोफिल जिनको बेसिक कंडीशंस पसंद है, जैसे एसिडिक कंडीशन पसंद है तो एसिडोफिल कह दिया, ऐसे ही अल्कलोफिल कह सकते हो जिनको अल्कली पसंद है ना, अल्कलोफाइल कह सकते हो। दे लव बेसिक कंडीशन, दे लव बेसिक कंडीशंस। बात समझ में आई मेरे दोस्त, मेरी जान, मेरे मुन्ना, बात समझ में आ गई है क्या? यस सर, जैसा नाम वैसा काम। यहां पर देखो, यहां पर कहा थर्मो यानी हाई टेम्परेचर, एसिडो यानी हाई एसिडिक कंडीशन, बैरो यानी हाई प्रेशर, हेलो यानी हाई सॉल्ट, मिथेनो यानी मीथेन, जन मतलब बनाना,
साइक्रो माने कम तापमान, अल्कलो मानी बेसिक कंडीशन यानी अल्कलिक कंडीशन। सीधी सी बात है, जैसा नाम वैसा काम, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव वेरी गुड कंसेप्ट, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। करेक्ट है, बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे दोस्त, अब ये जो है टॉपिक ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपके आर्की बैक्टीरिया है ये इतना सब कर कैसे पाते हैं। भाई नॉर्मल हमारा जो सेल है, मैं जाके खड़ा हो जाऊं 100 डिग्री सेल्सियस खोलते हुए पानी में, तो पूरा शरीर लाल हो जाएगा, झुलस जाएगा, अगले दिन आपको अस्पताल में मिलूंगा, है ना। तो अल्टीमेटली मैं तो नहीं कर सकता है चमत्कार, आर्की बैक्टीरिया कैसे कर पा रहा है? उसके पास कुछ तो खतरनाक है मेरे भाई, जिस वजह से वो इतने सारे काम कर पा रहा है, इतनी सारी हार्श कंडीशंस में रह पा रहा है। उन्हीं तरीकों को हमें समझना है कि ये कैसे कर रहा है ना। सो लेट्स मेक अ न्यू स्लाइड, है ना। थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, बाद में ऊपर सरका दूंगा, आपको अपना पैटर्न अब पता लग ही गया है। तो हाउ आर्की बैक्टीरिया आर एबल टू डू दिस, हाउ आर्की बैक्टीरिया डू दिस, आर्की बैक्टीरिया ये करते कैसे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहला रीजन या इकलौता रीजन आपके लेवल पे, है ना, आगे जाओगे और सीखोगे, आपके लेवल पे इकलौता रीजन ये है कि आर्की बैक्टीरिया जो है दे हैव डिफरेंट सेल वॉल, दे हैव डिफरेंट सेल वॉल। इनकी सेल वॉल अलग होती है। कैसे अलग होती है मेरे भाई? अगर आप बात करें सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया की, अगर आप बात करें सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनती है खुद बताइए, और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनती है ये बताइए। आपको पता लग जाएगा कि आर्की बैक्टीरिया इतनी धूम कैसे मचा पा रहा है। यू बैक्टीरिया जो है मेरे दोस्त, इसकी सेल वॉल किसकी बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। कल ही पढ़ाया था पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो मतलब अमीनो एसिड्स, ग्लाइकन मतलब शुगर। इस पेप्टिडोग्लाइकन को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? म्यूरिन भी कहते हैं। म्यूरिन की बनती है आपकी यू बैक्टीरिया की सेल वॉल, और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है मेरे भाई? ये बनी है सूडोम्यूरिन की, सूडोम्यूरिन की। अब ये सूडोम्यूरिन क्या होता है? लेट्स ट्रैक दैट। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो म्यूरिन में नहीं है? इसमें ऐसी क्या खास बात है कि आर्की बैक्टीरिया अलग अलग जगहों पर सरवाइव कर पा रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी केयरफुली। इसको अगर हमने समझ लिया तो मौज आ जाएगी। हम लोग आर्की बैक्टीरिया के प्लान को जान चुके होंगे कि ये अलग अलग इलाकों में कैसे रह पाता है। इसमें दो खास बातें होती हैं। पहली खास बात, यहां ब्रांच्ड लिपिड पाए जाते हैं, नॉर्मल लिपिड नहीं पाए जाते। हियर ब्रांच्ड लिपिड्स आर फाउंड, हियर ब्रांच्ड लिपिड्स आर फाउंड। मेम्ब्रेन पे भी जो लिपिड होते हैं वो भी ब्रांच्ड होते हैं। हियर ब्रांच्ड लिपिड्स आर फाउंड। पहली बात, लिपिड ब्रांच्ड है, ये अलग बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हियर ईथर bond is present, here ether bond is present, not ester bond। ये जो एस्टर बॉन्ड है इसको तोड़ना आसान होता है, ईथर बॉन्ड जो है ये थोड़ा आपका हार्ड बॉन्ड होता है तोड़ने में। तो पहली बात तो यहां ईथर बॉन्ड पाया गया, और दूसरी बात यहां आपके जितने भी लिपिड्स हैं ये कैसे पाए गए? ब्रांच लिपिड्स पाए गए। ये दो ऐसी चीजें हैं जिस वजह से आपका आर्की बैक्टीरिया जो है ये हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है। देयरफॉर आर्की बैक्टीरिया कैन लिव इन हार्श कंडीशंस, आर्की बैक्टीरिया कैन लिव और कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। बात समझ में आई मेरे भाई? बस ये दो बातें याद कर लो, ब्रांच लिपिड्स और ईथर लिंकेज, बस और कुछ नहीं। दो बातें याद कर लो, इतना ही आपको समझ में आना चाहिए। एक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सेल वॉल का खेल है सारा का सारा। सेल वॉल जो है आपके आर्की बैक्टीरिया की डिफरेंट होती है, सूडोम्यूरिन की बनती है। दो ही बातें हैं मेरे भाई यहां पर, है ना, दो ही बातें हैं कि आपके ब्रांच लिपिड पाए जाएंगे और ईथर लिंकेज पाई जाएगी, बस इतनी ही बात आपको जाननी है और कुछ नहीं। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, यहां तक की बात आपको चमक गई है? फटाफट बताइए।
यहां तक की बात चमक गई है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि आर्की बैक्टीरिया अलग अलग जगहों पर सरवाइव कैसे करता है। इसकी जो सेल वॉल है बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। बाकी बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की सेल वॉल होती है, यहां सूडोम्यूरिन की सेल वॉल है जहां ब्रांच्ड लिपिड्स और ईथर बॉन्ड पाया जा रहा है। इसीलिए हार्श से हार्श कंडीशन में भी अलग अलग जगहों पर सरवाइव कर सकता है। बात चमकियां नहीं, फटाफट बताइए। एनसीईआरटी की रीडिंग करा देता हूं एंड फिर बढ़ते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक, प्राइम टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मिस्टर यू बैक्टीरिया। देखो सिर्फ इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी में और कुछ नहीं। आर्की बैक्टीरिया जो है दुनिया के सबसे हार्श इलाकों में, हार्श कंडीशंस में पाए जाते हैं। एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में पाए जा रहे हैं तो इन्हें हेलोफाइल कहा। हॉट स्प्रिंग्स में यानी गर्म खौलते हुए पानी में पाए जा रहे हैं तो थर्मोफिल कहा। एसिडिक कंडीशंस भी होती हैं तो एसिडोफिल भी कह दिया। एंड मार्शी इलाकों में यानी कम ऑक्सीजन वाले इलाके में पाए जा रहे हैं तो ये मिथेनोजन भी कहलाते हैं, मीथेन भी जनरेट करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मिथेनोजन जो है मार्शी एरियाज के साथ साथ गट ऑफ रूमिनेंट्स में, गाय भैंसों के गट में भी पाए जाते हैं, उनके एलिमेंट्री कैनाल में भी पाए जाते हैं, जैसे काउज और बफेलो हमने यहां पर लिख दिया था। अब काव और बफेलो जो गोबर करेंगी उसमें भी आपके ये बैक्टीरिया होंगे एंड अल्टीमेटली इस गोबर से मीथेन गैस यानी बायोगैस बनाने में भी ये हेल्प कर रहे होंगे। तो बायोगैस बनाने में भी इन बैक्टीरिया का रोल होता है। इतनी बात हमने सीख ली। अब हम कुछ सवाल लगा लेते हैं क्योंकि अब अगला टॉपिक सीधा सीधा यू बैक्टीरिया है। तो मेन टॉपिक पे बढ़ने से पहले लेट्स क्रैक सम ऑफ द क्वेश्चंस, है ना। सीधा सीधा मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त। सबसे पहले पोल लगा लेता हूं, आराम से सारे क्वेश्चंस पढ़िएगा। सीधा एनसीईआरटी बेस्ड है, अभी तक हमने कुछ तगड़ा नहीं पढ़ा है तो सीधा सीधा आंसर मार्क करते हुए चलेंगे 30-30 सेकंड में। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, फटाफट मार्क करिए। हाउ मेनी आर करेक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैक्टीरिया? इनमें से कितनी बातें जो हैं वो सही हैं? सत्य वचन का पता लगाना है, लगा लो मेरे भाई। स्टेटमेंट ए कहती है बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा मेरे भाई, प्रोटिस्टा में थोड़ी है। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही बात है। तो पहली बात तो गलत हो गई, दूसरी बात आपकी सही हो गई। सी बोलते हैं दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन। बैक्टीरिया आपके थर्मोफिलिक भी हो सकते हैं, कई जगह पर रह सकते हैं। दे कैन बी एक्सट्रीमोफिलिक। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट, यानी पैरासिटिक भी हो सकते हैं। करेक्ट है भाई, हर प्रकार का न्यूट्रिशन आपको बता दिया है। ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं तो लाइट से भी खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक, केमिकल से भी खाना बना सकते हैं, कीमोसिंथेटिक। एंड खाना नहीं बना रहे हैं तो पैरासिटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, यानी सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। सारी बातें एकदम करेक्ट है, सिर्फ ए गलत है। तो बी सी डी तीन बातें आपकी सही होनी चाहिए। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मिस्टर सी हो जाएगा। लगभग 72% लोगों ने सही मार्क कर दिया है। यहां पर बाकियों ने कहा है चारों की चारों सही। भाई किंगडम प्रोटिस्टा का थोड़ी है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा पढ़ रहे हो ना आज, प्रोटिस्टा तो कल पढ़ोगे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो एक आपका ऑप्शन गलत था, बाकी सारी चीजें आपकी सही थी। अगला सवाल देखिए मेरे दोस्त, 30 सेकंड में मार्क कर दीजिए फटाफट, छोटा ही लग रहा है दिखने में, देख लेते हैं। किंगडम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मैंने आपको बताया था अलग अलग किंगडम में अलग अलग तरीके से खाना बनाया जाता है, या कुछ किंगडम ऐसी हैं जहां खाना नहीं भी बनाया जाता, जैसे एनिमल्स नहीं बना सकते, फंगस नहीं बना सकते। ऐसी कौन सी किंगडम है जहां हर प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, जो खाना बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, नहीं भी बना सकते तो सेप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी, बना भी सकते हैं तो लाइट से भी बना रहे हैं, केमिकल से भी बना रहे हैं। ये काम जो है आपका मोनेरा कर सकता है। हो सकता है मेरे दोस्त ये सवाल आपको पेपर में देखने को मिले नेक्स्ट टाइम कि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें है, मोनेरा में। कोई सवाल घुमा दे कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कितनी है। अगर आप पांचों किंगडम का न्यूट्रिशन कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी कहां है? मोनेरा में ही है। उत्तर आ जाता है अपना मिस्टर डी। मिस्टर डी आंसर आ जाता है। लगभग 95%। कमाल ही कर दिया मेरे भाई, कमाल ही कर दिया। अब ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, आराम से देखिए, आप कर ले जाओगे क्योंकि आप हो हमारे दोस्त। मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन, मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया इनमें से किस इलाके पे सबसे ज्यादा पाए जाएंगे? कैटल शेड, यानी जहां कैटल्स रहती हैं, गाय भैंसे रहती हैं, उनके अड्डे पे। पिगर शेड, यानी जहां सुअर रहते हैं। पोल्ट्री फार्म, या फिर आपका वाटर ब्लूम्स, पानी की काई में। भैया मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके मिथेनोजेंस हैं मार्शी एरियाज में रहते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है, या फिर गट ऑफ रूमिनेंट्स में रहते हैं, वहां भी ऑक्सीजन की कमी है। तो गट ऑफ रूमिनेंट्स में तो रूमिनेंट और कैटल तो भैया एक ही बात हो गई ना, गाय भैंसों की बात कर रहे हैं, तो ए में पाए जाएंगे। तो थोड़ा सा घुमा कर दिया है क्योंकि अब टॉपिक इतना आसान है।
है ना, तो क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे ढंग के, तो थोड़ा बहुत तो चीजों को घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई कैटल शेड यहां पर हम लोगों ने रख दिया था। लगभग 90% लोगों ने सही बता दिया है, बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत शानदार, वेरी गुड। ये आपकी शेप का सवाल है, 30 सेकंड में कर दो भाई, इसमें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। हाँ, सीधा सीधा शेप मेंशन करनी है भाई। ये आपका स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, स्पाइरिला, तो 1 का सी हो गया, 1 का सी आपका 3 में है, एक एलिमिनेट कर दिया मैंने। सेकंड नंबर पे गोल गोल दिख रहा है मिस्टर कोकस, तो 2 का बी हो गया, 2 का बी हो गया, 2 का बी 2 में ही है, एक एलिमिनेट कर दिया। तीसरा है आपका कॉमा शेप यानी विब्रियो, 3 का डी हो गया, 3 का डी होना चाहिए, 3 का ए है ऊपर, 3 का डी यहां है, तो सी आपका आंसर हो गया। आसानी से आप मार्क कर सकते थे। सी निकल के आया है सबका, बहुत शानदार भाई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। देखो अभी कितना टाइम बच भी गया है और हमने क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया। एक डायग्रामेटिकल क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं तो आसानी से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। और ये तो बहुत ही डायरेक्ट था। अगर मैं शेप दे देता और इनके एग्जाम्पल्स दे देता कोई, है ना, यहां पर मैं आपको स्पाइरिला माइनस दे देता, यहां पर मैं इकोलाई दे देता, यहां पर मैं आपका कोई और कोकस दे देता, स्ट्रेप्टोकोकस, यहां पे विब्रियो कॉलरी दे देता, तो आपको हो सकता है 5-7 सेकंड ज्यादा लग जाती। लेकिन अभी तो ये सवाल बहुत इजी था, तो लगभग 90% लोगों ने सही कर दिया है इसको, बहुत शानदार। ओके, नाउ दिस इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। आराम से सुनिएगा। बैक्टीरिया जो है, दे आर फाउंड टू बी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बिकॉज, इनको जो है बैक्टीरिया को सबसे प्रिमिटिव कहा जाता है। क्यों? उसका सही रीजन देखिए कि इनको बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग क्यों फेंका, मैं आपको हिंट दे चुका हूं, बस इसी लाइन के ऊपर आपका पूरा आंसर निकल जाएगा। दे आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंड आर नॉट सीन विद नेकेड आइज। ये छोटे हैं इसीलिए भाई, छोटे तो आपके प्रोटिस्टा के मेंबर्स भी हैं, वो भी तो यूनिसेलुलर हैं। इनको अलग क्यों रखा? क्योंकि बीमारी कॉज करते हैं ह्यूमंस में, क्योंकि इनमें एंडोस्पोर बनता है, क्योंकि इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो सिर्फ यूकैरियोट्स में होती हैं, तो बैक्टीरिया को अलग प्रोकैरियोट में फेंक दिया और इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से कुछ याद आया? इंसिपिएंट न्यूक्लियस किसे कहा था हमने? गुरुजी, न्यूक्लियोइड को कहा था। इंसिपिएंट न्यूक्लियस किसको कहा था? गुरुजी, न्यूक्लियोइड को कहा था, या जीनोफोर को कहा था, अगर आपको याद हो तो उसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा था हमने। तो अलग किंगडम जो है बैक्टीरिया की बना दी, मोनेरा की बना दी। क्यों? क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जीनोफोर पाया जा रहा है या न्यूक्लियोइड पाया जा रहा है, यानी जो डीएनए है वो नंगा पुंगा पाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी आपकी एब्सेंट है। उत्तर हो जाएगा डी। लगभग 75% बच्चों ने सही किया है। 15% लोगों ने कहा है कि वो एंडोस्पोर बनाता है। भाई एंडोस्पोर तो और भी जगह बनेगा, सिर्फ बैक्टीरिया में थोड़ी स्पोर बनते हैं, फंगस में भी तो स्पोर बनते हैं। चैप्टर लिविंग वर्ल्ड आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, वहां हमने क्या बताया था, फंगस कैसे आपका रिप्रोड्यूस कर सकता है? बाय मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स, याद है? वाई नॉट सी, बता रहा हूं मेरे भाई, आ जाओ, आओ थोड़ा इसी का पोस्टमार्टम करते हैं इस सवाल का। दे आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, तो स्मॉल तो और भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास भी स्मॉल है, क्लोरेला भी स्मॉल है। क्लोरेला की मुट्ठी भर लूं, इसकी मुट्ठी भर लूं अगर क्लेमाइडोमोनास की, तो इसमें 10-20 लाख क्लेमाइडोमोनास आ जाएंगे। ये भी बहुत छोटे हैं, बिल्कुल। कॉज सीरियस डिजीजेस टू ह्यूमन बींग्स, इसीलिए प्रिमिटिव मान लिया। बीमारी तो हर किसी से हो सकती है, प्रोटोजोआ से भी बीमारी हो सकती है, वॉर्म से भी बीमारी हो सकती है, वायरस से भी बीमारी हो सकती है, सिर्फ बैक्टीरिया का फीचर तो है नहीं। सी देख लो, प्रोड्यूस एंडोस्पोर, ये एंडोस्पोर बनाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रिमिटिव कहा। भाई स्पोर तो कई लोग बनाते हैं। जब मैं आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रहा था जस्ट लास्ट चैप्टर, उसमें जब हम रिप्रोडक्शन की डिस्कशन कर रहे थे एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो मैंने आपको बताया था अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो अलग अलग प्रकार की रिप्रोडक्शन हमने वहां पर देखी थी कि जो आपके बैक्टीरिया है और अमीबा है ये बाइनरी फिजन करते हैं, जो ईस्ट है और हाइड्रा है ये बडिंग करता है। फ्रेगमेंटेशन कौन कर रहा था? फंगस, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। ट्रू रीजनरेशन कौन कर रहा था? सर प्लेनेरिया। एंड पांचवा आपको बताया गया था कि फंगस जो है इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। ये सिर्फ इसका अकेले का काम थोड़ी है मेरे भाई, स्पोर तो और भी लोग बनाते हैं। और एंडो एक्सोस्पोर दोनों आपके फंगस में बनते हुए दिखाऊंगा आपको आगे चल के, जब हम अगले से अगला लेक्चर पढ़ेंगे तब। राइट? सो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कुछ आर्की बैक्टीरिया है, इनके नामों के साथ इनको मैच कर डालिए, बहुत आसान है, इसमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा मार्क करो मेरे भाई। हेलोफिल का मतलब क्या हुआ? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, तो 1 का हो जाएगा सी। 1 का सी एक ही जगह पर है, बात ही खत्म हो गई मेरे भाई, क्वेश्चन ही समाप्त हो गया। थर्मो एसिडोफिल, थर्मस
उससे हम शब्द से निकाल सकते हैं हाई टेम्परेचर, यानी कि आपका हॉट। तो 2 का 1 हो गया, 2 का 1 सही है। एंड आपका मिथेनोजन मार्शी एरियाज, एम फॉर मिथेनोजन, एम फॉर मार्शी एरियाज, 3 का बी हो जाएगा, ये भी पहले से मैच्ड है, यानी उत्तर हमारा सही निकल के आ जाता है। क्या मिस्टर बी, मिस्टर भूरा, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। करेक्ट है मेरे भाई, एकदम करेक्ट है गुरुजी, बहुत शानदार। सर पोल काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई बहुत खतरनाक चीज आप मिस नहीं कर रहे हो। अगर आपका पोल काम नहीं कर रहा है एंड इफ यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक तो भी ठीक है। अगर आपका सवाल आप सही बना पा रहे हो और अगर कुछ गलती हुई है मेरे बताने के बाद वो गलती आप करेक्ट कर पा रहे हो, उतना ही चाहिए मुझे, है ना। लीडर बोर्ड पे आने की कोई खास जरूरत नहीं है। उत्तर क्या हो गया हमारा, मिस्टर बी हो गया, मार्क कर देते हैं। लगभग 94% बच्चों ने सही मार्क कर दिया है, बहुत शानदार। ओके, अब यह सवाल जो है असर्शन रीजन का है, थोड़ा गौर से देखिएगा, गौर फरमाइए, मैं आपको सवाल समझा देता हूं। असर्शन कहता है आर्कीबैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे आर फाउंड इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। आर्कीबैक्टीरिया अलग है क्योंकि इन्हें खतरों से खेलने का शौक है, ठीक है। रीजन है ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बहुत पहले पाए जाते थे, अभी भी पाए जाते हैं पर बहुत पहले से पाए जाए रहे हैं इस पे, अर्थ पे। ऑर्गेनिज्म और द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, आर्कीबैक्टीरिया एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ किंगडम मोनेरा। तो ये बात दूसरी वाली सही है, मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं। आप बस इन चारों ऑप्शंस को देखो और उत्तर मार्क करो, उत्तर मार्क कर दो मेरे भाई। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में सारी बातें जो है आप लिख भी सकते हो अपने नोट्स में, मैंने आपको बता दिया है सबसे ओल्डेस्ट थे, है ना, या सबसे प्रिमिटिव कह सकते हो आप इनको। तो जब से धरती पे लाइफ आई है तो जो इनिशियल बैक्टीरिया बने थे वो आर्कीबैक्टीरिया ही बने थे, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पुराने थे मतलब सबसे पहले ही बने थे, एक ही बात है, वो ओल्डेस्ट वाली लाइन में लिखवा चुका हूं। तो ये लाइन आप चाहो तो अलग से ऐड कर लेना। भाई ये हार्श कंडीशंस में पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये सबसे पुराने हैं इसीलिए? नहीं मेरे भाई, ये हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी सेल वॉल डिफरेंट है। तो रीजन यहां पर जो है अलग दे रखा है। ये हार्श कंडीशन में इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि पुराने हैं, ये हार्श कंडीशन में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बाकी बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन का असर्शन से कोई खास लेना देना है नहीं। तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहां पर बी आ जाएगा कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, पर रीजन जो है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होती कि भैया ये हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है। तो वो अगर स्टेटमेंट होती रीजन में तो आपका आंसर ए आ जाता। अभी के लिए आंसर क्या आ गया है, बी आ गया है। लगभग 75% बच्चों ने सॉल्व कर दिया है, बहुत अच्छा। अब ये हेट्रोसिस्ट वाला सवाल आप अभी कर नहीं पाओगे, है ना, और कुछ सवाल मैंने आगे भी ले रखे हैं, इनमें से देखते हैं अभी तक कितने सवाल हम लोग बना सकते हैं। ओके, ये सवाल करने की कोशिश करेगा, मैं आपको समझा देता हूं ये सवाल, है ना, ये सवाल देखिएगा आप, मैं आपको समझा देता हूं हल्का सा, ठीक है। यहां पर बोला गया है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, सच्ची बातों का बताइए। तो पहली स्टेटमेंट आप कर ले जाओगे, दूसरी स्टेटमेंट आप कर ले जाओगे, तीसरे में कहा है सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, यानी CO2 और वाटर को मिला करके खाना बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये बात जो है सी, ये करेक्ट है, बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि आप में से हो सकता है कईयों को फोटोसिंथेसिस ना आती हो। यस करेक्ट, तो सी जो है ये सही है, ये मैं आपको बता पा रहा हूं और मैं आपको समझाऊंगा अभी क्यों सही है, लेकिन एक बार आंसर निकालने के बाद। अभी बस आप इतना याद रख लो कि सी सही है, जिससे आपका आंसर निकल जाए, बाद में मैं आपको हेल्प करूंगा। तो आंसर क्या निकलना चाहिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। बैक्टीरिया सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा के, एकदम सही बात है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है इसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एकदम सही बात है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सम, मोस्ट नहीं बोला, सम आर ऑटोट्रॉफिक एंड द सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खाना बना सकते हैं, एकदम सही बात है। कैसे बनेगा मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, ये बात गलत हो जाएगी, मेजॉरिटी जो है हेट्रोट्रॉफिक होती है ना कि ऑटोट्रॉफिक। तो 1 2 3 ये वाली बात सही हो जाएगी, ए जो है आपका आंसर निकल जाएगा। बाकी सारी बातें आपकी ऑलमोस्ट करेक्ट है, यही बात आपकी गलत है। तो ABC हमने मार्क कर दिया। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से खाना कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं समझाता हूं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में फर्क पता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में फर्क पता है। सिंपल तरीका बताता हूं मेरे दोस्त, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कौन से एलिमेंट की स्टडी करते हो? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स की, यानी कार्बन तो होगा ही होगा, एंड कार्बन के साथ जब भी आप कोई कंपाउंड बनाते हो तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या लगता है? सर हाइड्रोजन लगता है।
जहां भी कुछ भी नहीं है वहां हाइड्रोजन चिपका देते हैं हम लोग वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। जैसे समझ लीजिए एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इनके बीच में 2 बॉन्ड है। अब मैं कहूं भैया ये आपका कंपाउंड है, इसको पूरा बना दो कुछ भी लगा करके, तो आप क्या लगाओगे, फ्री में तो हाइड्रोजन ही मिलता है। यहां पे कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना रखे हैं, 2 में इसके हाइड्रोजन से बनवा दूंगा। इसके 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4। यहां पे जो कार्बन है इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 में इसके हाइड्रोजन से बनवा दूंगा। इथीन बन गया है, बिल्कुल 2 कार्बन है, मिथ इथ, है ना, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, इथीन बन गया है। यस, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिले वो ऑर्गेनिक है, और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। फॉर एग्जांपल CO2, CO2 क्या है सर, कार्बन तो है हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट ऑर्गेनिक, इट इज इनऑर्गेनिक। वाटर, सर हाइड्रोजन तो है कार्बन नहीं है, दिस इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक, कार्बन हाइड्रोजन साथ होना चाहिए। तो मेरे दोस्त यहां पर अगर आप देखें तो CO2 जो कि इनऑर्गेनिक है, वाटर जो कि इनऑर्गेनिक है, इन दोनों को मिलाकर साथ में दे सनलाइट और थोड़ा सा हमारे क्लोरोफिल का तड़का, तो क्या बन जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा, हमारा ग्लूकोज यानी हमारा फूड बन जाएगा। तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से ये खाना बनाता है, बाबू थाना बनाता है, किसको यूज करके, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज को यूज करके। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया फोटोसिंथेसिस करके, बात तो सही हो गई ना, बिल्कुल सही हो गई सर, है ना, बहुत बढ़िया, बस इतना ही सीखना था। तो ये स्टेटमेंट सही क्यों हुई ये मैंने आपको बता दिया, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक आपने बनाया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमा शेप, इनमें से कॉमा शेप कौन सा है, इसका उत्तर ए मार्क कर देता हूं, लगभग 80% लोगों ने सही कर दिया है। अगले का बताइए कॉमा शेप कौन है, इनमें से मिस्टर कॉमा कॉमा कौन है मेरे दोस्त, मुझे फटाफट बताइए। केमिस्ट्री क्लास यार मेरी केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों बहुत अच्छी हैं, तो आई कैन टीच यू, नीट लेवल पे तो भाई पढ़ा ही सकते हैं। हाँ, मैं किसी को ऐसे वो नहीं कर रहा यार कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट, मेरा चीजों को सीखने का तरीका बहुत बेसिक रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि जब मैं केमिस्ट्री की चीजें बताता हूं एकदम फंडामेंटल लेवल से उठाता हूं, ये मान के कि किसी को कुछ नहीं आता। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो मैंने अपने तरीके से सीखी है ना, मैं किसी टीचर पे रिलाइड नहीं रहा कभी, तो मैं किताबें पढ़ पढ़ के सीखा हूं, तो मैंने अपने तरीके से सीखी है जो बहुत सिंपल है, जो हर बच्चे को समझ में आती है, एंड दैट्स वाई मुझे अधिकतर चीजें आज तक याद है ना। रट्टा मारता किसी के सिखाने पे कुछ सीखता तो याद नहीं रहती, खुद से समझा हूं तो चीजें दिमाग में टिकी हुई हैं, है ना। और केमिस्ट्री तो मतलब बीइंग अ बायोकेमिस्ट, केमिस्ट्री तो मैंने इतनी साल पढ़ी है, मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट इतनी साल पढ़ी है कि केमिस्ट्री तो अभी आप कुछ उठा के पूछोगे तो शायद बता भी दूं, नॉट वेरी श्योर, काफी चीजें तो मैं बता दूंगा। आ जाओ कॉमा शेप, तो कॉमा शेप विब्रियो को बोलते हैं, तो विब्रियो कॉलेरी नाम से ही तोड़ने वाली चीज थी और कुछ नहीं, है ना। बाकी साल्मोनेला टाइफी कैसा है, साल्मोनेला इकोलाई लगभग लगभग आपकी सेम फैमिली के हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, बैसिलस है। अगर लिखना चाहो, ये सवाल जानबूझ के डाल के लेके आया था जिससे आपको इन बैक्टीरिया की शेप पता लग जाए। इकोलाई भी बैसिलस है, और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जिससे टिटनस होता है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका बैसिलस है। इसमें एंडोस्पोर भी पाया जाता है, इसमें रॉड शेप तो है ही, रॉड शेप के साइड में एक छोटी सी टुंडी भी निकली हुई होती है इस प्रकार से, राइट। तो ये आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटानी का स्ट्रक्चर है, ओवरऑल आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ, तो आपका उत्तर क्या हो गया मिस्टर बी हो गया, बी हो गया। 95% लोगों ने सही कर दिया यार, शानदार, वेरी गुड। ये सवाल अभी हम कर नहीं पाएंगे, ये सवाल देखो मेरे दोस्त, जानबूझ के कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो कि थोड़े से ट्रिकी हैं, उनको देखिएगा। चूज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग आर्कीबैक्टीरिया, आराम से देखिए, पहले सवाल पढ़ा देता हूं। इनकरेक्ट रिगार्डिंग आर्कीबैक्टीरिया, क्या आर्कीबैक्टीरिया लिविंग फॉसिल है? लिविंग फॉसिल मतलब बहुत पुरानी चीजें, बहुत पुरानी चीजें, और लिविंग मतलब बहुत पुराना होने के बावजूद भी आज तक जिंदा है। तो क्या अर्थ पे आर्कीबैक्टीरिया बहुत पहले आए थे? बिल्कुल आए थे। क्या आज भी जिंदा है? बिल्कुल। इन्हें लिविंग फॉसिल कहा जाता है। जैसे जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक एग्जांपल आता है लिमुलस का, जिसे किंग क्रैब कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो लिविंग फॉसिल। अगला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम, तो वहां पे जिम्नोस्पर्म्स में एक एग्जांपल आएगा गिंगो बाइलोबा, दैट इज ऑल्सो लिविंग फॉसिल। यानी बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म जो आज तक धरती पे जिंदा है, इन्हें लिविंग फॉसिल कहते हैं। तो क्या ये लिविंग फॉसिल है आर्कीबैक्टीरिया? बिल्कुल है गुरुजी। हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, तभी भैया कारनामे कर पाता है, तभी खतरों का खिलाड़ी है, एकदम सही बात है। ऑल ऑफ देम आर ऑब्लिगेट अनेरोब्स, मतलब एकदम भैया ऑक्सीजन इसको दिखा दी तो खून की उल्टी कर देगा। ऑब्लिगेट अनेरोब मतलब अनेरोबिक होना चाहिए, ऑक्सीजन देख भी लिया तो ऐसे ऐसे हो जाता है, सुनना हो जाता है, नहीं मेरे भाई,
दे आर ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ। भाई मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया दोनों तरीके के होते हैं, खाना बना सकते हैं कुछ, ज्यादातर जो है खाना नहीं बना सकते। यहां सम और मोस्ट नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है कि ये खाना बना भी सकता है नहीं भी बना सकते, दोनों बातें करेक्ट है। तो इकलौती गंदी बात कौन सी है, ये वाली गंदी बात है। यानी आपको अपने नोट में ऐड करना है कि दे आर नॉट ऑलवेज ऑब्लिगेट अनेरोब्स, सम आर फैकल्टेटिव अनेरोब्स, सम आर फैकल्टेटिव अनएरोब्स। यानी एनारोबिक कंडीशन है तो ठीक, ऑक्सीजन आ भी गया तो कोई खास दिक्कत नहीं है, फैकल्टेटिव अनएरोब्स। एग्जाम्पल सल्फोलोबस, सल्फोलोबस एक एग्जाम्पल लिख लो भाई फैकल्टेटिव का। अदरवाइज बाकी जो है आपके ऑब्वियसली अनएरोबिक कंडीशन में ही पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था मिथेनोजन जो गट ऑफ र्यूमिनेंट में देखने को मिल रहे थे, मार्शी एरियाज में देखने को मिल रहे थे। मैंने बताया था मार्शी एरियाज ऐसे इलाके हैं जहां पे ऑक्सीजन कम है, तो अनएरोबिक कंडीशन में ही मिलते हैं ज्यादातर आर्की बैक्टीरिया। पर यहां कह दिया है ऑल आर ऑब्लिगेट। भाई एक आधा एक्सेप्शन तो होगा ना यार, जैसे यहां पर है आपका सल्फोलोबस, है ना, सल्फेरोलोबस भी कहा जाता है कई जगह पर। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया मिस्टर सी, आंसर आ गया मिस्टर सी। ठीक है जी, ये गंदी बात है। तो अच्छा, तो आंसर ही लगा दिया है, अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, समझ में आ गया। यस, इस बात को नोट कर लीजिएगा इन योर नोटबुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई चीजें जो एनसीईआरटी में मिसिंग होती हैं वो जानबूझ के मैं क्वेश्चंस के थ्रू कराता हूं, जिससे कि आपको मजा आ जाए। यस, आ जाओ मेरे भाई, और देख लेते हैं आगे कुछ है तो। ये सवाल हो नहीं पाएगा, ये सवाल हो नहीं पाएगा, ये सवाल करो मेरे भाई। अब मैं देखना चाहता हूं, जानबूझ के प्लांट किया है यार, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, जानबूझ के आपके साथ ऐसे घिनौने खेल में खेलता रहता हूं। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एंडोस्पोर, एंडोस्पोर किन किन में बन सकता है। अगर आपने आज ढंग से क्वेश्चंस को सुना है, कंसेप्ट को सुना है, आप 15वां सवाल बना पाएंगे। एक बार फटाफट मार्क कर दीजिए मेरे मन की शांति के लिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ सिखाया था, उस सिखाए हुए को आई जस्ट वॉन्ट टू इंप्लीमेंट ओवर हियर। मैं देख रहा हूं कि आप सवाल से जवाब निकाल पाते हैं या नहीं, है ना। जानबूझ के मेरे भाई कुछ ऐसा लेकर आता हूं मैं चाहता हूं कि आपकी सोचने की स्किल बढ़े, है ना। तो मुझे माफ करना ओ मेरे दोस्त, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। तभी आप चीजें समझेंगे, तभी आप चीजों को गहराई से देखना शुरू करेंगे। कई बार कुछ चीजें आंखों के सामने होती है पर हम उसे उतनी गौर से देखते नहीं हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मेरे भाई, जब हमने जिंदगी में पहली बार बेसिलस का डायग्राम बनाया था तो कुछ ऐसा बनाया था। तो हमें पता है रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें आपका एंडोस्पोर हो सकता है। और अभी अभी मैंने आपके लिए ताजा ताजा क्लोस्ट्रीडियम का भी एक डायग्राम बनाया था और कहा था कि ये बेसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यानी ये बेसिलस है। तो इसमें भी आपका एंडोस्पोर बन सकता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंडोस्पोर नहीं बनता है, ग्राम पॉजिटिव में बनता है। ये बात भी आप चाहो तो एक्स्ट्रा लिख सकते हो अपने नोट्स में। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें एंडोस्पोर देखने को मिलता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं। फिर भी ए और बी में देखने को मिल रहा है, तो उत्तर हमारा क्या हो गया, मिस्टर डी हो गया। ये आप मार्क कर पाए या नहीं, ये मैं देखना चाहता हूं। लगभग 70% लोग कर पाए। यहां पे आंसर कैसे निकलता भाई, एंडोस्पोर मैंने आपको बेसिलस में ही बनवाया है सिर्फ और सिर्फ, बाकियों में बनवाया ही नहीं। और एंडोस्पोर बेसिलस में बनवाया, और पिछली स्लाइड में बताया कि क्लोस्ट्रीडियम बेसिलस है, इकोलाई, साल्मोनेला सब बेसिलस है। तो यहां से आपको इस बात को पिक करना था कि गुरुजी ने कभी तो बताया था जीवन में, और यहां डाल देना था ऑप्शन बी में, और आंसर निकल के आ जाता, बात खत्म हो जाती। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ। ठीक है मेरे भाई, ये आपके आंसर्स हो जाते हैं। और देख लेते हैं हम यहां पर, ये नहीं हो पाएगा अभी। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपसे अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा, है ना। इसके लिए थोड़ी और मेहनत करके आनी पड़ेगी। तो चलते हैं पीछे, पढ़ाई करते हैं यू बैक्टीरिया की, और वापस आकर के धूम मचाते हैं, तब जाकर के आपका काम पूरा हो पाएगा। करेक्ट है मेरे दोस्त, फटाफट बताओ, क्या सब कुछ ठीक है? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं मोनेरा की तरफ? काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने देखा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। एंड लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेरे भाई, यहां तक ही। एक्सेप्शंस भी हैं इस चीज के, है ना। अभी जो मैंने बताया है ग्राम पॉजिटिव में यूजुअली नहीं पाए जाते। यूजुअली शब्द जहां पर आ गया इसका मतलब देयर आर सम एक्सेप्शंस। ठीक है,
तो उतना गहराई में नहीं जाना है कि अब इकोलाई ग्राम नेगेटिव है, इतना नहीं, बस नॉर्मल देख लो बैसिलस में पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव में यूजुअली नहीं पाए जा सकते, हो सकता है किसी ग्राम नेगेटिव में देखने को मिल भी जाए, देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरीथिंग, इतना डिटेल में घुसना नहीं है। यस, घुसोगे तो फिर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने लग जाओगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ जाओगे तो फिर पैथोलॉजी पढ़ने लग जाओगे, एमबीबीएस में घुस जाओगे, है ना, उन सबका मौका आएगा, डोंट वरी। यस, आ जाओ मेरे भाई, यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। यू बैक्टीरिया के नाम से हमको क्या समझ में आता है, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है गुरुजी ट्रू, यानी ये जो बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, ये क्या है, ट्रू बैक्टीरिया, सच्चे बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू, है ना। तो यहां पर ये क्या है, अच्छे बैक्टीरिया है, सच्चे बैक्टीरिया है, तो यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हैव a characteristic, have a characteristic rigid cell wall, rigid cell wall of पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की इसकी सेल वॉल बनती है जो कि आपकी कैसी होगी, रिजिड होगी। तो मेरे दोस्त जो आपका यू बैक्टीरिया है, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक रिजिड सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड फ्लैजेला, यहां फ्लैजेला भी पाया जाता है। इफ बैक्टीरिया इज मोटाइल, अगर मेरे भाई बैक्टीरिया मोटाइल ही नहीं है तो फ्लैजेला क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा गुरुजी। और अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो मोटिलिटी के लिए फ्लैजेला की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया जो है ये आपको नॉर्मल कंडीशंस में लगभग हर जगह देखने को मिल जाएंगे। आर्की बैक्टीरिया तो खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों वाली जगह पर देखने को मिलेंगे, यू बैक्टीरिया आपको अपनी बॉडी के बाहर, अपनी बॉडी के अंदर हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया जो है दे आर कॉस्मोपॉलिटन, लगभग हर जगह पर आपको देखने को मिलते हैं, आपके आसपास, है ना, आपके वाटर में पानी की गंदगी है उसमें भी बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है, आपकी हवा में यानी एयर में भी देखने को मिल सकता है, सॉइल में भी देखने को मिल सकता है, ऑन आवर बॉडी सरफेस, हमारी बॉडी के सरफेस पे अभी भी चिपके हुए होंगे काफी सारे आपके बैक्टीरिया, इन आवर बॉडी, है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी, इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इस टाइम पर बैठे हुए हैं, हमारा खाना पचाने में हेल्प कर रहे हैं या फिर हमें इन्फेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये आपके बैक्टीरिया की खास बात हो गई। ये जो बैक्टीरिया है ये अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, है ना, अच्छे काम भी कर सकते हैं, खराब काम भी कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया आर फ्रेंड एंड फो, ये हमारे दोस्त भी होते हैं एंड दुश्मन भी होते हैं। तो ये फ्रेंड भी होते हैं, फो भी होते हैं। फो का मतलब क्या होता है, फो का मतलब होता है एनिमी, यानी हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारे फ्रेंड है, तो एज अ फ्रेंड ये हमको क्या क्या दे सकते हैं, खुद बताइए। बैक्टीरिया से मिलने वाली चीजों के नाम बता दीजिए कि आपको क्या क्या मिल सकता है बैक्टीरिया से, छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख दो। अगर आप बोले कर्ड मेकिंग में, आप जो दही खाते हैं उस कर्ड के बनने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या आप बैक्टीरिया का नाम लिख सकते हैं। यस गुरुजी, कर्ड मेकिंग में लैब नाम के बैक्टीरिया जो हैं ये आपकी हेल्प करते हैं, इन्हें प्यार से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम इनको कह रहे होते हैं, जो दूध में लैक्टिक एसिड बना के रिलीज करते हैं जिससे दही जम जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पे, लैक्टोबैसिलस। लैक्टो मतलब वही लैक्टिक एसिड, बैसिलस मतलब इसकी शेप भी बल्ले जैसी है, रॉड जैसी है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कर्ड बनाता है। अगर आप दूसरी बात देखें तो ये एंटीबायोटिक भी बनाते हैं, दवाई भी बनाते हैं। क्या ये आपको एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन बिल्कुल दे सकते हैं। तो बैक्टीरिया से सबसे कॉमनली मिलने वाली जो एंटीबायोटिक है उसका नाम क्या है, फटाफट बताइए। उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे कॉमन है। दूसरी क्या हो जाएगी यहां पर, एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिए नियोमाइसिन। नियोमाइसिन, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ग्रीसियस। एंड ये बनाता है नियोमाइसिन कौन, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी।
तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस है और स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी है, ये आपके अलग अलग एंटीबायोटिक बनाते हैं, यानी दही जमाने का काम, एंटीबायोटिक बनाने का काम, ये सारा कौन करके देता है? आपका बैक्टीरिया करके देता है। पेनिसिलिन लिख रहे हैं, अरे वाह मेरे दोस्त, वाह मेरे शेर। तो फंगस क्या करता है? पेनिसिलिन के नाम में ही एक और शब्द छुपा हुआ है, पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम एक फंगस है, ना कि एक बैक्टीरिया। इसीलिए कहता हूं कि वो जो बगल में तेल की शीशी रखी है उसको अपने खोपड़े पे लगाओ और नामों में घुसो। मैं क्यों कहता हूं कि नाम में घुसना इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज मेरे दोस्त, नाम जो है उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आप पेनिसिलिन के नाम में घुस जाते, आपको पता लग जाता दैट इट इज नॉट अ बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, वो दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने डिस्कवर करी, लेकिन फंगस से, ना कि बैक्टीरिया से। राइट, ऑल राइट एवरीवन। ये देखिए, अब कई मेरे गधे भाई लिख रहे हैं दारू। मेरे भाई, दारू भी कौन बनाता है? जो आपका ब्रिवर्स ईस्ट है वो बनाता है। नाम में घुसो, दारू क्या है? एक बिवरेज है। बिवरेज मतलब ब्रिवरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, तो ब्रिवर्स ईस्ट बनाएगा ना। ब्रेड कौन बनाएगा? बेकर्स ईस्ट बनाएगा। ये जो ईस्ट है ये क्या होता है? सबसे सिंपल टाइप का फंगस ही तो है, यूनिसेलुलर फंगस ही तो है मेरे भाई। कैसे लोग हो तुम यार, कैसे लोग हो मेरे दोस्त? यार तुम तो बड़े खत्म प्रजाति के आदमी हो दोस्त। ऐसे कैसे गलती हो सकती है? तुम फिर बोलते हो यार गलती हो गई। ये कौन सी गलती है भाई? तुम नाम में नहीं घुस पा रहे हो डिस्पाइट ऑफ टीचिंग सो वेल। मतलब मैंने तुम्हारे लिए इतना आसान कर दिया है कि तुम किसी चीज के नाम को घूर के देखो, यू विल गेट 3-4 पॉइंट्स आराम से। आपको आराम से पता लग जाएगा कि वो चीज कहां से रिलेट कर पा रहे हो आप, है ना? यस। चलो, तेल खत्म हो गया। ले जाओ भाई, बैक्टीरिया से बना लो पीस पीस के, वो भी है ना। और एक चीज मैंने ऐसे बताई थी जो कि सिर्फ बैक्टीरिया ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, करेक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जहां बैक्टीरिया हमारे दोस्त के तौर पे हमारी मदद करता है, ठीक है। लेकिन ये दुश्मनी भी निभा सकता है, दुश्मनी भी निभाएगा। है, रोनाल्डो बनेगा हमारे आगे, दुश्मनी करेगा बड़े आदमी के साथ, बिल्कुल करेगा, है ना। और ये जब दुश्मनी निभाता है तो ये हमारी बैंड नहीं बजाता, बल्कि क्या बजा देता है? सीटी बजा देता है, वो भी 2 बार। इसीलिए हम यहां पर एक छोटी सी ट्रिक लिखेंगे। उस ट्रिक का नाम क्या है? सीटी सीटी। 2 बार हमारी सीटी बजा दी किसने? बैक्टीरिया ने। क्या करके? बीमारी कॉज करके, सीटी सीटी करके इसने हमारी बैंड बजा दी। पहले सी का मतलब क्या है? पहले सी का मतलब क्या है? कॉलेरा, है ना। पहले सी का मतलब क्या है? कॉलेरा। दूसरे सी का मतलब है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर, है ना। टी का नाम क्या है? टिटनस। दूसरे टी का नाम क्या है? टाइफॉइड। बस यही 4 बीमारियां हैं जो इस चैप्टर में आपको बैक्टीरिया के केस में दे रखी हैं। सीटी सीटी, 2 बार सीटी बजानी है और आपको सारी बीमारियां याद हो जाएंगी। कॉलेरा किससे होती है गुरुजी? विब्रियो कॉलरी से। विब्रियो कॉलरी नाम का बैक्टीरिया है, इससे आपका कॉलेरा होता है। कॉलरी में ही कॉलेरा शब्द छुपा हुआ है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। टाइफॉइड किससे होता है गुरुजी? टाइफॉइड होता है साल्मोनेला टाइफीमूरियम से, जिसको प्यार से साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। अब टाइफी में ही टाइफॉइड शब्द छुपा हुआ है, तो बात यही खत्म हो जाती है। सिट्रस कैंकर किससे होता है? सिट्रस कैंकर होता है गुरुजी ज़ेंथोमोनास सिट्री से। ज़ेंथोमोनास सिट्री, नाम में ही सिट्री, सिट्रस छुपा हुआ है। सिट्रस छुपा हुआ है तो यहां पे आकर के मार्क कर देंगे। एंड टिटनस किससे होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान? टिटनस किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जिसका पीछे अभी नाम भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ऑप्शंस में, क्लोस्ट्रीडियम, है ना। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से आपका क्या हो सकता है? टिटनस हो सकता है। तो टिटेनी में ही टिटनस शब्द छुपा हुआ है, यानी नामों में अगर घुस गए तो मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन तो उड़ा के रख दोगे मेरे भाई। बात समझ में आई? यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ चुकी है, एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन मेरे भाई, एक बार तारा रारा लिख दीजिएगा। उसके बाद मैं स्लाइड आपको रिवाइज कराऊंगा एंड देन आपको मेन टॉपिक के ऊपर ले जाऊंगा। एंड मेन टॉपिक हमारा यह है कि हम जाने कि बैक्टीरिया किस किस प्रकार से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, किस किस प्रकार से खाना बना सकते हैं, या खाना नहीं बना रहे तो क्या कर रहे हैं। वी हैव टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। यस, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत शानदार मेरे भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। आइए,
तो यू बैक्टीरिया क्या है? ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सच्चे हैं। आर्की बैक्टीरिया मतलब ये बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, अर्थ पे बहुत पहले आए थे, उसके बाद आपके यू बैक्टीरिया आए हैं। तो यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। तो इनमें क्या होगी? रिजिड सेल वॉल होगी, किसकी बनी हुई? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई। एंड इनमें फ्लैजेला भी देखने को मिलेगा अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तभी। अगर बैक्टीरिया मोटाइल नहीं है तो फ्लैजेला नहीं देखने को मिलेगा। एक बार चैट सेक्शन भर डालो कि बैक्टीरिया का फ्लैजेला किस पर्टिकुलर प्रोटीन का बना होता है। ये कॉस्मोपॉलिटन होंगे, यानी कि हर जगह देखने को मिलेंगे। आर्की बैक्टीरिया खतरों के खिलाड़ी थे। नॉर्मल इलाकों में आपको यू बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। ये जो यू बैक्टीरिया हैं ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, यानी कि आपके काम भी आ सकते हैं। जैसे दही जमाने के काम आ सकते हैं, आपके लिए दही तैयार करते हैं, दवाइयां तैयार करते हैं। एंड मेरे दोस्त नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले सकते। भाई वातावरण में क्या है? ज्यादातर नाइट्रोजन ही है। अगर आप अपने आसपास के वातावरण को देखें तो इसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। पर क्या आप उस नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में ले सकते हो? सर ऑक्सीजन तो हम लोग ले लेते हैं, नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लेते डायरेक्ट? अमीनो एसिड बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन हमें प्लांट प्रोडक्ट से क्यों लेना पड़ रहा है? प्लांट खा करके हम लोग क्यों नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में डाल रहे हैं? एनिमल को खा करके हम क्यों नाइट्रोजन अपनी बॉडी में डाल रहे हैं? डायरेक्टली हवा से क्यों नहीं लेते जब 80% नाइट्रोजन ही है? तो क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसके बीच में 3 बॉन्ड्स है मेरे भाई। ये है आपका नाइट्रोजन N2 माने ये जो नाइट्रोजन है इनके बीच में 3 कोवेलेंट्स बॉन्ड है। इन 3 कोवेलेंट्स को तोड़ने में अच्छे अच्छे एंजाइम्स की जो है हवा निकल जाती है। हमारे पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इन तीनों कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ सके। तो इसको तोड़ने के लिए जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है वो सिर्फ प्रोकैरियोट के पास है, यही बनाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों करेंगे? दे हैव नाइट्रोजनेज एंजाइम। लिखना है तो लिख सकते हो, हालांकि पढ़ाऊंगा आज, फिर भी लिखना है तो लिख सकते हो। दे हैव नाइट्रोजनेज एंजाइम, दे हैव नाइट्रोजनेज एंजाइम। करेक्ट है मेरे भाई, एकदम करेक्ट है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं और ये हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, हमें अलग अलग बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं और हमारी सीटी बजा सकते हैं। ये भी आपने देखा बढ़िया तरीके से। ठीक है मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम बड़ी बातचीत कर सकते हैं? अब हम क्या यहां पर यू बैक्टीरिया की डिस्कशन और अच्छे तरीके से कर सकते हैं? हाँ या ना, फटाफट बताइए। अब मेरे पास एक खाली स्लाइड है, इस पे हम थोड़ी सी बढ़िया डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट लेवल की डिस्कशन करेंगे। यस, आराम से देखिए। पहली चीज मैंने आपको बताई, मोस्ट बैक्टीरियाज कैसे हैं? खाना नहीं बना सकते। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। करेक्ट है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अगर ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं तो ये क्या करेंगे मेरे दोस्त? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करेंगे खाने के लिए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करेंगे। अब ये 2 प्रकार से अपने खाने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। आराम से देखिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। सबसे पहले हम हेट्रोट्रॉफ्स की ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये ज्यादा होते हैं नंबर में। तो हम पहले हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग कह रहे हैं मेजॉरिटी, इसमें से भी जो आपकी मेजॉरिटी है दे आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, ठीक है। यहां पर सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरे सड़े गले मैटर पे ग्रो करते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। तो आप कह सकते हैं दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड यानी मरा हुआ, डिकेइंग यानी जो सड़ रहा है, डीके हो रहा है। तो दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये जो डेड मैटर होता है ये कैसा होता है? ऑर्गेनिक होता है, हमेशा याद रखिएगा। समझ लीजिए मैं एक पेड़ हूं, अब मेरी एक टहनी टूट गई और जमीन पे गिर गई। तो ये जो टहनी है इसमें अभी भी काफी सारे सेल्स हैं जो धीरे धीरे मरते चले जाएंगे, क्योंकि अब मैं पेड़ से अलग हो चुका हूं। तो ऑटोमेटिकली सेल्स जो है डेड होते चले जाएंगे। इन सेल्स में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा, कुछ तो फूड स्टोर्ड होगा। वो सारा का सारा कौन खा लेगा मेरे भाई? बैक्टीरिया खा लेगा। तो अल्टीमेटली ये डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं और ये क्या करते हैं? दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर
इनटू इनऑर्गेनिक मैटर, इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ तोड़ के उसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर जब इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन कहते हैं। देयरफॉर दे परफॉर्म डीकंपोजिशन, यानी ये जो आपके बैक्टीरिया है सेप्रोफिटिक, ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में ये डीकंपोजिशन कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, ये डीकंपोजिशन कर रहे हैं। करेक्ट है, एकदम सही बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरे दोस्त दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर चर्चा करेंगे, तो दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया है ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पैरासिटिक। सम आर पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंड करने वाले, किसी और ऑर्गेनिज्म पे बोझा बनने वाले। तो या तो ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर घुस सकते हैं या बॉडी के ऊपर चिपक सकते हैं। सो दे कैन गेट इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इनसाइड होस्ट ऑर्गेनिज्म ये घुस सकते हैं, इनसाइड होस्ट ऑर्गेनिज्म ये घुस सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे, अगर ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस चुके हैं, अंदर यानी एंडो घुस चुके हैं, तो इन्हें हम कहेंगे एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स। एंड अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर चिपके हुए हैं सरफेस पे, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड या ऑन सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑन सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम लोग क्या कह डालेंगे मेरे भाई, ऑन एन ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग क्या कह डालेंगे, एक्टोपैरासाइट कह डालेंगे। तो ये एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं। एक्टो यानी बाहर की साइड, पैरासाइट यानी डिपेंड कर रहे हैं, बाहर से बैठकर ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, यानी खुद इनको खाना बनाना नहीं आता है, औरों पे बोझा बन के जीते हैं, औरों की बॉडी पे चिपक जाते हैं या औरों की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और वहीं से न्यूट्रिशन डेराइव कर रहे होते हैं। ये इनका मेन काम है। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी। अब ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं तो उसका न्यूट्रिशन तो ले ही रहे हैं, सामने वाले का घाटा है। अब कोई लीच जो है मेरी बॉडी से खून चूस रहा है तो मेरा तो घाटा ही है, मेरा तो न्यूट्रिशन कम ही हो रहा है। लेकिन वो लीच जो है, मतलब लीच जो है नीच भी है, गलीच भी है, क्या करता है मेरे भाई, मेरा तो खून चूस ही रहा है, मेरा नुकसान तो कर ही रहा है, मुझे बीमारी भी दे करके जाता है। तो ये जो आपके पैरासाइट्स हैं ये क्या करते हैं, दे सक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, न्यूट्रिशन तो चूस ही लिया होस्ट का, दे सक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट एंड also cause diseases, also cause diseases। ये बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं। कौन सी बीमारियां कॉज कर सकते हैं, अभी बताया था ना मैंने, सीटी, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, टिटनस एंड सिट्रस कैंकर, टिटनस एंड सिट्रस कैंकर। अब यहां से एक बात बताओ, आपके पास एक ऑप्शन है, एक सवाल बना रहा हूं आपके लिए इसी एग्जांपल से। मैं चाहता हूं आप सोचो, बातें मैं डायरेक्टली भी लिखा सकता हूं लेकिन मैं सोचने पर मजबूर कर रहा हूं आपको, आराम से सोचना। मैं कह रहा हूं बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज इन एनिमल्स ओनली, ऑप्शन 1, इन प्लांट्स ओनली, ऑप्शन 3, इन बोथ। बताओ मेरे भाई, फटाफट बताओ। और मैं आपको हिंट दे देता हूं, हिंट है ये, सीटी, हिंट है ये, आराम से सोचो, आराम से सोचो मेरे भाई। बैक्टीरिया जो है क्या सिर्फ एनिमल में बीमारी कॉज कर रहा है, सिर्फ प्लांट में, या बोथ में? अब देखो, जब आप एग्जाम्पल याद करते हो और आपको मैं कोई नया क्वेश्चन बना के दे दूं तो आपको समझ में आना चाहिए। मैं अगर कह रहा हूं कि बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल दोनों में बीमारी कॉज करता है तो आपको कैसे पता लगेगा? एग्जाम्पल हमने याद कर लिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस एंड सिट्रस कैंकर। सिट्रस
नाम से पता लग रहा है, सिट्रस के पेड़ पे करेगा ना, तो अल्टीमेटली मेरे भाई प्लांट पे भी करेगा, एनिमल पे भी करेगा। एग्जाम्पल से ही मुझे पता था, पर एनसीईआरटी की एक लाइन याद करने का लोड मैंने अपने दिमाग से हटा लिया, क्योंकि अगर मैं चीजों को गौर से देखूंगा तो मैं एक बात से 3 बातें निकाल सकता हूं, तो मेरे दिमाग पे वैसे भी लोड कम रहेगा, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूं कि किताबें कैसे लिखी जाती हैं, किताबें कैसे पढ़ी जाती हैं। तो अगर ये लाइन मैं नहीं भी लिखवाता और जो बच्चा ढंग से पढ़ा होता, क्या वो इस सवाल को सॉल्व कर जाता? बिल्कुल कर जाता, है ना। तो ये जो पैरासाइट हैं, ये कहां कहां पैरासाइट हो सकते हैं? प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर हो सकते हैं। लगभग 82% लोगों ने दिमाग लगा लिया है और बाकी 20% लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं मेरे भाई। यस, तो आराम से इस चीज को लिख लो, पैरासाइट ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपके पास ऊपर जगह नहीं है तो नीचे लिख लेना सिट्रस कैंकर के बगल में कि वो प्लांट में होती है, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। करेक्ट, करेक्ट है। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, हमारे आसपास यही रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक हैं। जो ऑटोट्रॉफिक है, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, वो हमारे पास क्यों आएंगे? जिनका हमसे लेना देना है, जो बैक्टीरिया हमारे आसपास रह रहे हैं, वो अधिकतर हेट्रोट्रॉफिक ही होंगे। सो दे आर इन्वॉल्व in activities related to humans, involved in activities related to humans। हमारे आसपास रह करके हमारे काम में टांग अड़ाना किसका जिम्मा है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक तो खाना बना सकते हैं, उन्हें तो हमारी जरूरत है ही नहीं, वो अलग रह रहे हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक हमारे आसपास रहते हैं, तो हमसे इंटरेक्ट करके, प्लांट एनिमल से इंटरेक्ट करके या तो उनमें बीमारी कॉज करेंगे, और यहां पर अगर आप देखोगे तो बाकी जो है मेरे भाई अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं। दे कैन डू गुड वर्क ऑल्सो, दे कैन डू गुड वर्क ऑल्सो, they can do good work also। जैसा मैंने आपको क्या बताया, पहला काम क्या है? पहला काम है कर्ड फॉर्मेशन, दही बनाना, जो मैं पिछले लिखवा चुका हूं स्लाइड में, तो आपको डिटेल में नहीं लिखना है, बैक्टीरिया का नाम, लैक्टोबैसिलस वगैरह। दूसरा मैं आपको लिखवा चुका हूं एंटीबायोटिक फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, तो वहां पर भी 2 एग्जाम्पल लिखवाए थे, वो आपको नहीं लिखने हैं यहाँ पर, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन जो लिखवाया था, कौन कौन बनाता है, नहीं लिखना है। और तीसरा मैंने कहा था नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहां पे इस बात को थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट रूट्स, इन लेग्यूम प्लांट रूट्स। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ कौन एसोसिएट हो जाता है मेरे भाई? लेग्यूमिनस प्लांट कौन होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट मतलब फैमिली लेग्यूमिनेसी के मेंबर। फैमिली लेग्यूमिनेसी को फैमिली फेबेसी भी कहा जाता है, नहीं पता है तो छोड़ दो। लेग्यूमिनेसी फैमिली मतलब पी और बीन की फैमिली, दाल की फैमिली। तो यहां पर क्या है, आपकी पी की फैमिली है, ये बीन की फैमिली है ना। तो मेरे भाई पी और बीन जो है, इसकी जो रूट है, इसकी जो रूट है मेरे दोस्त, पी और बीन की जो रूट है वो कुछ ऐसी है। ये जमीन है, ये जमीन के नीचे निकली हुई है क्या? रूट्स। तो लेगुमिनस प्लांट है पी और बीन, इनकी ये रूट्स हैं। इनके रूट में मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं, इन गांठों को हम लोग क्या कहते हैं? नोड्यूल्स। ये जो गांठें बन चुकी हैं इन्हें हम कहते हैं रूट के नोड्यूल्स। तो एक गोल मटोल जो नोड्यूल हैं, इनमें रहना स्टार्ट कर देता है कौन? इनमें रहना स्टार्ट कर देता है कौन? आपका राइजोबियम। तो ये क्या है? रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। और ये इस रूट का नोड्यूल है, गोल मटोल सा नोड्यूल है। एंड मेरे दोस्त इस नोड्यूल में कौन रहता है? राइजोबियम लिव्स हियर, राइजोबियम lives here to fix नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट तक पहुंचा देता है, टू फिक्स नाइट्रोजन। अब भैया ये यहां पे रह करके नाइट्रोजन क्यों बनाता है? आराम से सुनना, आराम से सुनना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो यहां पर राइजोबियम रह रहा है, ये जो यहां पे राइजोबियम रह रहा है,
ये नाइट्रोजन फिक्स करके, सॉइल से नाइट्रोजन उठा करके, नाइट्रोजन फिक्स करके किसको दे देगा? प्लांट को दे देगा, प्लांट की रूट को दे देगा, रूट जो है बाकी प्लांट के पार्ट्स में पहुंचा देगी नाइट्रोजन। और ये जो राइजोबियम है, क्या ये खाना बना पा रहा है? खुद बताओ सर। ये राइजोबियम जो है ये खाना नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम कौन से बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं अभी? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपका राइजोबियम है ये खाना नहीं बना पा रहा है, ये नाइट्रोजन फिक्स करके दे देता है आपके प्लांट को, एंड बदले में क्या ले लेता है? प्लांट गिव्स न्यूट्रिशन टू राइजोबियम। प्लांट गिव्स न्यूट्रिशन टू राइजोबियम। राइजोबियम को बदले में खाना मिल गया और इसने क्या कर दिया? नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे दिया, तो दोनों का काम चल जाता है। इसीलिए ये लेगुमिनस प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट होता है, अकेला नहीं पाया जाता मेरे भाई, साथ में पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, अब लेगुमिनस प्लांट में तो नाइट्रोजन कौन फिक्स करेगा? आपका राइजोबियम। बाकी प्लांट्स में कौन करेगा मेरे भाई? लेगुमिनस प्लांट में तो ये कर लेगा, नॉन लेगुमिनस प्लांट में कौन करेगा? एक और है हमारा भाई जो किसी के भी साथ फ्रैंक हो जाता है, उसे कहते हैं फ्रैंकिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नॉन लेगुमिनस प्लांट। इन नॉन लेगुमिनस प्लांट्स कौन करता है मेरे भाई? फ्रैंकिया करता है। ये याद रखना। ये तो मस्त आदमी है, लेगुमिनस ना भी हो प्लांट तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी के भी साथ फ्रैंक हो जाएगा और नाइट्रोजन फिक्स करके देने लगेगा। तो फ्रैंकिया करता है नॉन लेगुमिनस प्लांट में और राइजोबियम करता है लेगुमिनस प्लांट में। यह बात आपने सीखी। यहां तक की बात अगर समझ में आई तो बताइए, मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराता हूं एक और बार, ये पूरा रिवाइज करा के। पहले पूरा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पिछली स्लाइड भी रिवाइज कराऊंगा, ये वाली भी रिवाइज कराऊंगा, जिससे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का डिस्कशन हमारा पूरा हो जाए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। करेक्ट? बहुत बढ़िया। यस, आ जाओ मेरे दोस्त। तो मैंने आपको बताया यू बैक्टीरिया मतलब सच्चा बैक्टीरिया। सच्चे बैक्टीरिया की दो मेन पहचाने हैं, यानी इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की रिजिड सेल वॉल पाई जाएगी। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो फ्लैजेला पाया जाएगा, बैक्टीरिया मोटाइल नहीं है तो फ्लैजेला की कोई जरूरत नहीं है। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हमारे आसपास हर जगह पर हमें देखने को मिल जाते हैं। ये हमारे दोस्तों की तरह काम करते हैं, यानी कि हमें दही जमा करके देते हैं, हमें दवाइयां देते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं प्लांट्स को। उन्हीं प्लांट्स को खाने के बाद हमें भी नाइट्रोजन मिल जाता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं। एंड ये हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, हमारे अंदर बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं। किस किस में? प्लांट में और एनिमल में भी। जैसे प्लांट में कॉज किया सिट्रस कैंकर और एनिमल में कॉज कर दिया मेरे भाई आपका टिटनस, टाइफॉइड एंड कॉलेरा। तो प्लांट और एनिमल दोनों में बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं, तो हमारे एनिमी भी हैं। अब हमने सबसे पहले उन बैक्टीरिया की डिस्कशन स्टार्ट की जो कि सबसे ज्यादा है नेचर में, यानी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है यानी खुद का खाना खुद बना पा रहा है तो उसे हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, हमें मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए ये हमसे घुल मिलकर रहता है, हमारे आसपास रहता है, हमारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, यानी हमें कुछ देता भी है, हमसे कुछ लेता भी है। कई बार हमारी मदद कर देता है, कई बार हमारी सीटी बजा देता है, दोनों काम कर सकता है। तो ज्यादातर जो आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इनमें से ज्यादातर कैसे हैं? सेप्रोफिटिक, जो मरे गले सड़े मैटर पे ग्रो करते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी ये डीकंपोजिशन रिएक्शंस कर रहे होते हैं। ये हमारे लिए काफी सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, जैसे दही जमाना, दवाई बनाना एंड मेरे भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन करना लेगुमिनस प्लांट की रूट के साथ मिलकर के, जो कि कौन करता है? राइजोबियम। और नॉन लेगुमिनस प्लांट में कौन करता है? फ्रैंकिया। और ये जो आपके बैक्टीरिया हैं ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी हमारे अंदर बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं तो एंडोपैरासाइट, हमारी बॉडी के सरफेस पे भी रह सकते हैं तो एक्टोपैरासाइट। ये हमसे खाना भी ले लेंगे और हमें बीमारियां भी कॉज करेंगे। सीटी नाम की बीमारियां जो मैंने आपको बता दी थी, सेम बीमारियां यहां पर आप लिख सकते हो। यहां तक की बात चमकिया नहीं? फटाफट बताइए, क्या यहां तक की बातें एकदम अच्छे तरीके से चमक चुकी हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ चुकी हैं? इफ यस, तो हम लोग अब क्या करेंगे? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की ओर बढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया मान के चलिए हमारा आधा खत्म हो गया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में आपने चर्चा कर ली, अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ, आओ मेरे दोस्त मेरे भाई, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। देखिए, देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, दुनिया में बहुत अबंडेंस है इनकी। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है।
ट्रू बैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल होगी किसकी बनी हुई, पेप्टिडोग्लाइकन की, और अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजेला भी होगा, वरना फ्लैजेला नहीं होगा। ये सारी की सारी बातें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हैं जो कि हमें अभी नहीं करनी है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर आप बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया खुद का खाना नहीं बना सकते। इनमें से भी जो ज्यादातर हैं वो डीकंपोजर्स होते हैं, यानी सेप्रोफिटिक होते हैं, और इनका इम्पैक्ट बहुत होता है ह्यूमन अफेयर्स पे, यानी हमारी बहुत मदद भी करते हैं, हमारी बैंड भी बजा सकते हैं जो पैरासिटिक है वो। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, यानी हमें दही जमा कर देते हैं, ये हमारे लिए दवाइयां तैयार करते हैं, एंड नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, जैसे कि राइजोबियम की हमने बात की थी। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी बीमारियां कॉज करते हैं, हम में भी, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, जैसे सीटी मैंने याद कराया था, कॉलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर एंड टिटनस। ये जो है आपकी अलग अलग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, इनके नाम हमको पता है, कौन कौन कॉज करता है ये भी हमने देख लिया है। तो ये बातें वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ, इन सारी बातों के बारे में हमको अच्छे तरीके से पता है। अब यहां तक के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके थे, देखते हैं कोई क्वेश्चन और हमारा बनता है या नहीं। ये क्वेश्चन हेट्रोसिस्ट का है, अभी नहीं हो पाएगा, और देख लेते हैं। ये तीनों सवाल हो चुके हैं, ये वाला भी अभी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। ओके, ये सवाल आपसे हो जाएगा, इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 को कर लीजिए एक बार फटाफट। सिलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का पेयर सिलेक्ट करिए। ट्रिक लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ट्रिक मतलब चीजें याद भी होनी चाहिए, ट्रिक से चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, बस और कुछ नहीं, है ना। आइए मेरे भाई, बैक्टीरियल डिजीजेस, कॉलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर और टिटनस, चारों की चारों बैक्टीरियल डिजीज थी। सीटी से याद किया था। मलेरिया जो है ये आप आगे पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर में। प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोवन है, जो कि एक प्रोटिस्ट है। एड्स जो है एचआईवी कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो एक वायरल डिजीज है। और मेरे भाई इन्फ्लुएंजा जो है ये भी आपका इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है, ये भी एक वायरल डिजीज है। तो बाकी सारी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती हैं। आंसर क्या आ जाता है आपका, मिस्टर ए आ जाता है। बहुत प्यार से हम ये आंसर निकाल पाए हैं। ऑलराइट, लगभग 94% बच्चों ने सही कर दिया है, एकदम सेट है भाई मामला अभी तक। तो अब लेट्स टॉक अबाउट द बैक्टीरिया जो कि खुद का खाना खुद बना सकते हैं, अलग अलग तिगड़म लगा करके, अलग अलग जुगाड़ लगा करके, उनके बारे में हमको पढ़ाई करनी है, यानी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में हमको पढ़ाई करनी है। देखो, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा टाइम मैं लेना चाहूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, बिकॉज ये जो टॉपिक है कम से कम 20 मिनट हमारे लेगा, है ना। तो अगर आप कहोगे तो मैं आज करा दूंगा, बिकॉज अगले वीक आपका टेस्ट है, और या तो आपको मेरे को अलाउ करना पड़ेगा कि मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूँ इस वीक, तभी मैं आपको आज छोड़ूंगा, बिकॉज आज मैंने सोचा था मैं मोनेरा कंप्लीट करा दूंगा, है ना। तो अब अगर आप कह रहे हो कि मोनेरा नहीं कराना है तो डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस आपके छूटेंगे, तो डीपीपी के कुछ क्वेश्चन जो छूट रहे हो उनको छोड़ देना, उनको बहुत सीरियसली मत लेना, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे भाई यू बैक्टीरिया जो बचा हुआ है इसमें आपको कम से कम 30 मिनट का टाइम लग जाएगा, फिर रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में कम से कम 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, एंड देन माइकोप्लाज्मा में, क्योंकि माइकोप्लाज्मा की अधिकतर स्टडी हम कर चुके हैं, इसमें भी 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, यानी 1 घंटा बचा हुआ है। तो अगर मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़ा भी देता हूं तो भी कल हमको एक बार 20-25 मिनट, आधा घंटा शुरू का देना ही पड़ेगा। तो अगर आप कहें तो कल हम मोनेरा पढ़ लें, और कंप्लीट करने के बाद कल प्रोटिस्टा की तरफ बढ़ जाएं, जो आप बोलोगे हो जाएगा, है ना। तो एक्स्ट्रा क्लास जो भी हमारा टॉपिक बचेगा, फंगस तक जो भी हमारा टॉपिक बचेगा वो हम रिकॉर्डेड डाल देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स हम लोग ले लेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा हल्का सा 1-2 लेक्चर पीछे चल रहा है। तो मैंने सोचा था कि इस वीक और नेक्स्ट वीक मैं थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के उसको एकदम ट्रैक पे ले आऊंगा, बिकॉज आगे के जो चैप्टर्स हैं वहां अच्छा खासा टाइम देना बहुत जरूरी है। प्लांट फिजियोलॉजी में भी अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा आप अगर देखें तो जेनेटिक्स में भी अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। कहीं कहीं तो हम वक्त बचा सकते हैं, इस चैप्टर में हम वक्त बचा सकते हैं, कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं वो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं हम लोग एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्मेट में। आगे कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जहां रिकॉर्डिंग क्लास का कोई फायदा होगा नहीं, है ना। तो कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। आज आपकी छुट्टी कर देते हैं, अभी हम आपके कुछ डाउट्स ले लेते हैं एंड आपको दिखा देते हैं लीडर बोर्ड, बिकॉज आप देखना चाह रहे होंगे, है ना। तो आज का लीडर बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूं। काफी अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने किए थे और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही आज। तौसीक, डॉक्टर हर्षित, अंकित, रिद्धि, घोस्ट ऑफ स्पार्टा, ध्रुव, छवि, सेंट, अमान एंड अक्षय आर इन टॉप रैंक्स। वेरी वेल डन। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं आपके।
आओ मेरे भाई। सर पूछना था कि लव यू सर। लव यू दोस्त, ये पूछना नहीं इसे बताना कहते हैं। एंड मैं भी आप सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूं। थैंक यू सो मच दोस्त। सर आपको केमिस्ट्री आती है तो एसएमडी का फुल फॉर्म बताइए। एसएमडी नहीं यार, मेरे को आइडिया नहीं है ना, ऑनेस्टली आइडिया नहीं है। एक बार बताओ क्या है, मतलब अगर खुद से बना के पूछ रहे हो तो अलग बात है दोस्त, है ना। एसएमडी अभी तो बहुत टाइम हो गया भाई, है ना। एसएमडी तो नहीं पता, ये तो कुछ हो सकता है किसी ने खुद का एब्रीवेशन बनाया हो। आ जाओ यार एक बार लिख दो फटाफट, आज कुछ नया तो सीखें, एसएमडी तो पता लगे। सर क्वेश्चन 12 समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है आओ। चूज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में गंदी बात बतानी है, गलत बात बतानी है, ठीक है। लिविंग फॉजिल है, लिविंग मतलब अभी तक जिंदा है भाई, बहुत पुराने जमाने का है आर्की बैक्टीरिया, इसलिए फॉजिल कहा, बहुत पुराने जमाने का है। लोगों को लगा अभी तक तो धरती में दब गया होगा मरमुरा के, लेकिन अभी तक लिविंग है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को लिविंग फॉजिल कहते हैं जो बहुत पुराने टाइम से अभी तक चले आ रहे हैं, तो आर्की बैक्टीरिया लिविंग फॉजिल है, करेक्ट। हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, दुनियादारी से ज्यादा डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर था इसका। ब्रांच लिपिड पाए जा रहे थे एंड ईथर लिंकेज पाई जा रही थी, तो ये बात भी करेक्ट है, डिफरेंट सेल वॉल इसमें होती है। दे आर ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एज हेटरोट्रॉफ। बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो चाहे यू बैक्टीरिया, अधिकतर खुद का खाना नहीं बना सकते, कुछ खुद का खाना बना भी सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी, सही बात है। ऑल ऑफ देम आर ऑब्लिगेट अनएरोब्स। अनएरोब्स एयर, एरोब्स मतलब एयर, एन का मतलब एब्सेंट, यानी एब्सेंट जहां हो ऑक्सीजन वहीं रह सकते हैं ये। कंपलसरी कंडीशन है कि जहां ऑक्सीजन एब्सेंट होगी वहीं रहेंगे। क्या ये कंपलसरी है? नहीं मेरे भाई, कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है, ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। ऑक्सीजन अगर कहीं पाई जा रही है तो भी कुछ ऐसे आर्की बैक्टीरिया है जो सरवाइव कर लेंगे। तो ऑल वाला शब्द जो है इसकी वजह से ये आंसर गलत हो जाता है, ये हमने सीखा था मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, ओके। अच्छा कुछ फुल फॉर्म आया? फुल फॉर्म आया तो बताओ मेरे भाई। सिली मिस्टेक डिसऑर्डर, अच्छा, अरे वही मैं कह रहा हूं ना, खुद से ही बनाया हुआ है ना सबका। और ये केमिस्ट्री में कैसे आ गया मेरे भाई? सिली मिस्टेक तो तुम यहां भी कर रहे हो, बायोलॉजी में, मुझे भी बनाना पड़ेगा कुछ तुम्हारे लिए, है ना। चलो अच्छा, सुधांशु सर ने बताया है, बहुत बढ़िया। सिली मिस्टेक डिसऑर्डर, मुझे लगा कि कुछ मिस्टेक हो गई सवाल में अचानक से, इतनी ज्यादा स्पैमिंग देख करके। बढ़िया यार, वेरी गुड। ये डिसऑर्डर तो है तुमको। सर न्यू मेडिजी का एडिशन कब आएगा? भाई आज पहला प्रिंट निकाल करके देखा था घर पे ही, अच्छा है, फॉन्ट थोड़ा छोटा है ना, पर मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। अब रिस्क ले रहा हूं मैं, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क, क्योंकि मैंने हाथों से बैठ करके इसे कई रातों में लिखा है। वाह, ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें हैं उसमें, कविता भी लिखी है। नहीं भाई, बहुत अच्छी किताब है, बहुत प्यारी किताब है, हाथों से लिखा है ना। तो कई टॉपिक्स ऐसे हैं जहां बहुत छोटा छोटा लिख दिया, आपको मेरी बीमारी का पता ही है, स्मॉल राइटिंग सिंड्रोम। लेकिन आपको इतनी प्यारी लगेगी यार, क्या क्या कर दिया है भाई इस बार। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन कंटेंट, आई एम वेरी मच हैप्पी जिस तरीके का उसका लेआउट है। लेकिन हाँ, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है कि उसमें थोड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटी है। टीम बोल रही है इट्स फाइन, तो मैं टीम के साथ जाना चाहूंगा और निकालते हैं बहुत जल्द, है ना। 1 महीने के अंदर हो सकता है आपको मिले, और बहुत खतरनाक चीज़ है मेरे दोस्त, आप देखोगे आपको कुछ अलग दिखाई देगा, मतलब ऐसा कुछ मार्केट में अभी तक है नहीं, है ना। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज्यादा शो करता है ना बैक्टीरिया, उसका रीजन क्या हो सकता है? न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी ही मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं ना। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग बैक्टीरिया भी आप कंसिडर कर सकते हो कि बहुत अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस करते हैं, तो दे आर न्यूट्रिशनली वेरी डाइवर्स, तो अल्टीमेटली अलग अलग प्रकार का मेटाबॉलिज्म उनमें हो रहा है। सर क्वेश्चन फर्स्ट का स्टेटमेंट डी रॉन्ग होगा ना, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ देम आर सेप्रोफिटिक नॉट पैरासिटिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी स्टेटमेंट, आओ मेरे भाई। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। मेजॉरिटी और मैनी का बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे दोस्त। मेजॉरिटी मतलब अधिकतर, मैनी मतलब बहुत। अब आप सोचोगे सर सेम ही तो है, मतलब ऐसा कोई एक आधा बैक्टीरिया नहीं है जो पैरासिटिक है, कई सारे हैं जो पैरासिटिक है, लेकिन पैरासिटिक से ज्यादा सेप्रोफिटिक होते हैं। ये मैनी वाली शब्द जो है ये एनसीईआरटी में भी है, गौर से देखना। यहां देखो मेरे भाई, यहां देखो, मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, इन्हें पैरासाइट कहा जाता है। मतलब मेजॉरिटी जो है वो है आपके क्या, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में से भी जो ज्यादातर हैं
वो भी है आपके डीकम्पोजर्स यानी सेप्रोफिटिक, लेकिन पैरासाइट भी कुछ कम नहीं है, अधिकतर तो आपके सेप्रोफिटिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैरासाइट सिर्फ एक आधा ही है, मैनी मतलब है अच्छे खासे जो कि बीमारी कॉज कर सकते हैं, ये भी आपने देखा। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। सर आई एम न्यू इन द बैच, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? बिल्कुल राज भाई, आपका स्वागत है, राज करिए इस बैच पे और अच्छे से पढ़िए। अभी सिर्फ 3 चैप्टर हुए हैं छोटे छोटे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और द लिविंग वर्ल्ड आर वेरी स्मॉल चैप्टर्स, उनको आसानी से कवर कर सकते हो संडे को बैठ करके। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ थोड़ा ढंग का चैप्टर है जिसमें आपको अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हो और हमारे साथ साथ लाइव पढ़ सकते हो। सर प्लांट में ट्यूमर बैक्टीरिया से आता है क्या? प्लांट में ट्यूमर भैया अलग अलग तरीके से आ सकता है ना। ट्यूमर क्या मतलब, एक जगह पे एक्स्ट्रा सेल्स जो है वो डिवाइड करने स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने टीआई प्लाज्मिड का नाम सुना होगा, अगर आपने सुना है तो, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, है ना। तो वो कहां से आ रहा है भाई? प्लाज्मिड है तो आपका कहां से आएगा? बैक्टीरिया से ही आएगा, राइट। लेकिन उसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि प्लांट में इस प्रकार के रिएक्शंस कॉज कर सकती हैं। जैसे हमारे अंदर कैंसर जो है वो भी अलग अलग तरीके से आ सकता है ना, म्यूटेशन से आ सकता है, रेडिएशन से आ सकता है। उसके अलावा देर आर मेनी मोर थिंग्स, देर आर सम पैथोजेंस ऑल्सो जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्लांट में भी अलग अलग चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिल सकती हैं, पर हाँ बैक्टीरिया से आ सकता है। सर मोनेरा बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। यहां पॉलीअमीन प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को बाइंड करते हैं। हिस्टोन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स और इन मोनेरा। सर आपने जूलॉजी 11th में पढ़ाया था अर्जुना बैच में, उसका एक्सेस दिला दो ना, टेलीग्राम से करना पड़ता है। यार चोरी भी कर ली और इतना प्यार से बता दिया दिला दो ना, ऐसा कह दिया, कैसे बोलूं भाई अब, है ना। चोरी करने की सलाह भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो अच्छा आदमी हूं ना, तुम्हारी तरह चोट्टा नहीं हूं। तो जहां से मिल रहा है पढ़ लो, और 12th देखेंगे किसी रिवीजन सीरीज में करा देंगे। काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं बच्चों की, तो आई एम ट्राइंग कि टीम के साथ जब काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छे तरीके से कर लेंगे, है ना। रामचंद्र प्लॉट कर देंगे भाई, है ना। मैं भी कई दिनों से सोच रहा हूं, मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा है क्योंकि क्लासेस चल रही हैं बहुत ताबड़तोड़। अभी आज शाम को भी मेरी लगभग 2 क्लासेस हैं, एक छोटी है 1 घंटे की क्योंकि मैं 10th भी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ थोड़ा सा, और एक क्लास मेरी बड़ी है शाम को लक्ष्य बैच में जो कि 6 से 8 चलती है। तो अब 8 साढ़े 8 फ्री होऊंगा तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग का तो भाई स्पेस नहीं बचता है, किताब लिखने का ही बचता है। उतना ही टाइम बचता है कि मैं अपना कुछ रिसर्च कर लूँ, ड्राई लैब कर लूँ या किताब लिख लूँ, उतनी ही जान बचती है मेरे अंदर कि मुझे फिर अपने आप को खींचना होता है भाई 1 डेढ़ 2 बजे तक। तो अल्टीमेटली फिर मैं ऐसा काम करता हूँ जो मैं आइडल बैठ करके कर सकूँ, राइट। जब भी टाइम लगेगा, है मेरे दिमाग में है ये चीज, क्योंकि जैसे अब समरी लेक्चर्स मेरी पहली प्रायोरिटी थी तो वो हम लोग कर चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड तक वो हमारा सेट हो गया। नोट्स सेकंड प्रायोरिटी थी, नोट्स भी तीनों चैप्टर के डन हो गए। अब रामचंद्रन प्लॉट और आने वाले साइंटिस्ट जो है उनका मैं सोच रहा हूँ सारा का सारा एक सेपरेट वीडियो बना के रख दूं, जिससे हर यूनिट से पहले हमारा एक लेक्चर बर्बाद ना हो। जैसे मैं मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करूंगा तो मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक और छोटा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वहां पे इंट्रोडक्शन टू द यूनिट भी है, एंड कैथरीन इसाऊ मैम का एक छोटा सा आर्टिकल है वो भी देखना पड़ेगा। फिर प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, मेल्विन केल्विन साहब के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है वो पढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 12th क्लास में जाएंगे, पंचानन महेश्वरी साहब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर जेनेटिक्स में जाएंगे, वॉटसन एंड क्रिक साहब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देन उसी हिसाब से आगे हम चलते जाएंगे, रामदेव मिश्रा साहब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम लोगों को करनी पड़ेंगी। तो मैं चाह रहा हूं कि इकट्ठा कर कुरा के साइड में रख दें इनको, कि हम जब पढ़ाई करें तो हम कोर कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई करें। साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन 10-20 मिनट का मैं अलग से बना के डाल दूं, आपको जब देखना हो तब आप देख लीजिएगा, है ना। चलो, तो ये मिल जाएगा मेरे दोस्त, इस वीक वी विल ट्राई, इस वीक में हो जाएगा, है ना। सर मेरे पास 23-24 वर्जन है, पंच का नया लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, पुराना वर्जन इज द बेस्ट वर्जन। देखो मेरे टेबल पे दोनों रहते हैं, मैं ना प्रूफ रीडिंग करता रहता हूँ, चीजें देखता रहता हूँ क्या और क्वेश्चन ऐड करें, तो मेरे पास ये वर्जन रहता है ना हमेशा, और ये नया वाला वर्जन भी अब मैं यहीं पे रखने लग गया। तो हमेशा टेबल के ऊपर दोनों रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पुरानी किताबें खराब होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही डेटा मिलता है ना। और नई किताब तो बढ़िया अपडेटेड है ही, आपके पास जो है उस पुस्तक से पढ़िए, किताब से पढ़िए, अच्छी बात है ना। सर आपकी शादी हो गई है? नहीं हिमेश भैया, है ना, अभी शादी नहीं हुई है। और तुम ऐसी बात करके यार मेरे को शर्मिंदा कर देते हो, लोग शर्मा जाते हैं, मैं शर्मिंदा हो जाता हूं, क्योंकि उम्र जा रही है निकलती एकदम, है ना। मजदार पे खड़ा हूं एकदम, बाउंड्री लाइन पे, जरा सा इधर उधर हुआ तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर से अनवांटेड बैचलर बन जाऊंगा यार मैं। तो ऐसे मास्टर जी को छेड़ना नहीं है, पूरे सेशन नहीं छेड़ना है दोस्त मुझे, है ना। ये सवाल चुपते हैं भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्त, तुम्हें भी बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा कर दिया है तुमने मेरा दिन। अभी जाके रहूंगा बाथरूम में। नहीं यार, जब होगी तो डिस्कशन हो जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है, आपको तो बताया ही जाएगा। सबको बुलाना तो पॉसिबल नहीं होगा, पर सबको पता लग जाएगा कि शादी हुई है, और अभी बहुत टाइम है, अभी तो ऐसा घर वाले एक्टिव नहीं है, अभी जोर जोर से चिल्ला के बताना पड़ेगा क्योंकि
घर से क्लास लेता हूं मैं। नहीं दोस्त, मेरी शादी नहीं हुई है। समझ रहे हो ना? थोड़ा हो सकता है दूर दूर से बोलूं तो सुन जाए, उनको लगे कि अरे बच्चे ताना मारने लगे हैं, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, रोनाल्डो मौसी बनना पड़ेगा मम्मी पापा को, है ना? तो घर वाले अभी सीरियस है नहीं शादी को लेकर के, उन्हें लगता है हमारा बच्चा बहुत छोटा है, जो कि ठीक भी है। पर हाँ देखो, शादी की उम्र तो हो चुकी है यार, 28 का हो चुका हूँ मैं मई में। अब तो थोड़ा टाइम निकल जाए, इससे पहले 30+ हो जाए, है ना? तो इट्स बेटर उससे पहले घर वालों को जगा दिया जाए। तो मैं जानबूझ के अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, मैं सुजीत सर को बुलाता हूँ घर पे, है ना? अरे अंकल आंटी, अब तो आप लड़की देखने लगे होंगे, जानबूझ के मैं ऐसे पहले ही सेट करके लाता हूँ मामला कि ऐसा बोलना आप जाके, जिससे इनको लगे कि नहीं यार, टीवी थोड़ा कम देखना चाहिए, हमको बाहर निकलना चाहिए, लोगों से नेटवर्किंग करनी चाहिए। तो दोस्तों का भी एक गुट बना, झुंड बना हुआ है कि हम लोग भी आपस में एक दूसरे से ऐसी ही बातें करते रहते हैं कि यार कुछ घर वालों को छेड़ो भाई, करवाओ कुछ। बहुत बढ़िया। चलो यार, थैंक यू सो मच। घर में अकेला बचा हूँ, अब जाहिर सी बात है घर वाले करेंगे ही कुछ, हाथ पैर मारे जा रहे हैं, होपफुली हो जाएगी, है ना? चलिए, बाकी आपको पता लग जाएगा। यू आर वेरी मच अपडेटेड भाई, मुझसे ज़्यादा अपडेटेड तो आप रहोगे, है ना? हो सकता है आप ही मुझे बता दो कि सर आपकी शादी है, तुम्हें इतना इंटरेस्ट है दोस्त, तो हो सकता है तुम्हें मुझसे पहले पता लग जाए। चलो, ऑल राइट एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम पूरा नहीं पढ़ पाए, उसके लिए माफ़ी। माफ़ी तो क्या, जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़ा है, ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग रहा है हमको। अदरवाइज सिर्फ थ्योरी खींचने लग जाऊँ मैं बैठ करके तो हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से बैठ जाएगा ऑन ट्रैक, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चंस कराना, प्रैक्टिस कराना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इसीलिए एकदम अंधाधुंध हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक आधा लेक्चर अगर हर हफ्ते भी एक्स्ट्रा लेना हुआ तो आई टेक दैट फॉर श्योर, है ना? लेकिन प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, अच्छे सवाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दिस वॉज आर प्रायोरिटी सिंस डे वन एंड दिस विल बी आर प्रायोरिटी टिल द लास्ट डे ऑफ आर प्रिपरेशन। ऑल राइट, चलो। हाँ भाई, अब आप लड़की सजेस्ट करने लग गए हो तो इससे पहले चलना पड़ेगा। तुम्हें पता है जिसका तुम नाम लिख रहे हो उनके पिताजी कौन है? मेरा ताता तुन्ना आओ कर देंगे वो। तो इस बात को यहीं दफना दिया जाए और इस बात को बाहर काट के ना डाला जाए, रिक्वेस्ट है। चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर। आयुध सर भी अब अपनी पार्टी के नहीं रहे दोस्त, आयुध सर ने भी गुट बदल लिया है। आयुध सर भी अब मैरिड होने वाले हैं, अब अकेला रह गया हूँ दोस्त इस गेम में, है ना? आखिरी तक टिका हूँ तो खिलाड़ी ऐसा जो लास्ट तक टिके भाई, अपना वादा छोड़ के नहीं भागा मैं। चलो, टेक केयर। कल पढ़ेंगे पूरा का पूरा बचा हुआ मोनेरा, यहां तक का रिवाइज करके आइएगा। दिस इज अ रिक्वेस्ट, दिस इज अ सजेशन, यहां तक का रिवाइज करके आइएगा। एंड आगे मोनेरा को कंप्लीट करके प्रोटिस्टा का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हम लोग ले पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। उसके अगले दिन सैटरडे को प्रोटिस्टा पूरा पढ़ेंगे और एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं लूंगा फंगस का। और मंडे ट्यूसडे को आपका फंगस कंप्लीट करा करके क्लासिफिकेशन एंड वायरस वायरॉइड प्रायोन लाइकन कंप्लीट करा करके ट्यूसडे को आपका ये चैप्टर रैप अप हो जाएगा। एंड सैटरडे को हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट है, तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं ट्यूसडे तक आपका टेस्ट का सिलेबस पूरा करा दूं, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा करा दूं। फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस की तरफ बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं आप सभी लोगों से कल, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, शुक्रिया, बाय।